2025 में अगर आज के टाइम पे कोई बच्चा करता है और वो मेट्रो सिटी में रह रहा है तो आप ये बच्चे को 25 वर्ष तक अच्छी पढ़ाई प्लस अच्छे एजुकेशन के साथ अच्छा रहन सहन, तो आपको 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा। और लोग ज्यादातर जैसे इनकम बढ़ती है उससे पहले लोग फोन, बाइक या महंगा घर, वो सारी चीजों में लग जाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहिए? ये होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। भारत में सबसे तेजी से लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मोर देन द एजुकेशन। दिस इज अ वेरी बिग बिजनेस। मोटा भाई ने 50 लाख करोड़ कमा लिए हैं फिर भी नहीं रुक रहे हैं। अडानी भाई साहब ने मे बी 40 लाख करोड़ कमा लिए हैं तो भी नहीं रुक रहे हैं। वो अब नंबर्स के पीछे नहीं जाते, दे आर पर्पस ड्रिवन। आजकल बहुत सारे लोग ना ऑफिस से आना ही नहीं चाहते, वो ऑफिस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि घर उनके स्ट्रेस का कारण बन रहा है। और आई थिंक इसके कारण अभी रिसेंटली किसी IAS ने भी कर लिया था कि मम्मी और वाइफ के बीच में उतने ज्यादा झगड़े होते थे। एग्जैक्टली। आज का डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम है कि बंदा जब ऑफिस पे होता है तो कुछ घर वाली रील देखता है, घर पे जाके ऑफिस वाली रील देखता है, काम के लिए, मोटिवेशन के लिए। जो कर रहा है उस पर फोकस कैसे रहे? आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका फोन क्रिएट करता है। Right. सबसे पहले कुछ लोगों को ऑड लगेगा, ये कर लीजिए, आप इसका पहले ही कमाल देखिए। बिकॉज हमें लगता है हर चीज अर्जेंट है, कुछ अर्जेंट नहीं है, एवरीथिंग कैन वेट। नमस्ते नमस्ते। एंड अभी से कर शुरुआत राइट। इतना प्यारा सा नाम है कि जब भी आपका नाम लेते हैं तो ऐसा ही होता है कि अभी से कर। बिल्कुल राइट। सो अभी आप क्या कर रहे हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। अभी तो बस अहमदाबाद आए हुए हैं, अहमदाबाद, कुछ हाँ। सीखने के लिए आए हैं। हाँ 3 दिन यहाँ पे सीखेंगे। एक सेशन है जिसके बारे में आपको भी पता हाँ, है। हाँ। उसके बाद कुछ अच्छे लोगों से मिलेंगे। एंड जैसे कहते हैं कि आज के समय पे इट्स नॉट अबाउट वर्क, इट्स अबाउट नेटवर्क। सो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग होगी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे, ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। और फिलहाल के लिए तो अभी यही कर रहे हैं एट प्रेजेंट। राइट। एंड अगर आप इसको और थोड़ा एडवांस लेवल में पूछेंगे अभी क्या कर रहे हैं, तो बिकॉज आप स्पिरिचुअलिटी की भी काफ़ी बातें करते हैं। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस मुझे लगता है वो ये होता है कि आप जहाँ पर हैं आप वहीं पर हैं, प्रेजेंट में हैं। तो एट प्रेजेंट हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि जितने लोग इसे देखें उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाए। वंडरफुल वंडरफुल। एंड वैसे तो ढेर सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मे बी स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप, फाइनेंस, मे बी सेल्फ डेवलपमेंट, ऐसे ढेर सारे। बट क्योंकि आप हर जगह पर मे बी रील्स के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर छाए हुए हैं, तो जब कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है तो इंट्रोवर्ट भी उसके पास कुछ पावर, माने वो पावर बैंक जब मोबाइल तभी चार्ज करती है जब वो खुद चार्ज हो। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप खुद को चार्ज करने के लिए इतने सारे कंटेंट के आइडियाज़, फ्लोज, स्टोरीज जब आप छाए हुए, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इतना सारा पावर देती है? देखिए, जो मेरा मानना है, पावर 2-3 तरीकों से आती है किसी को भी। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, किसी की भी है। जैसे कि सो पहली शक्ति आती है आपके पर्पस से, लाइफ के पर्पस से। पर्पस ड्रिवन ही होते हैं। आप अगर एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि यार मोटा भाई ने 50 लाख करोड़ कमा लिए हैं फिर भी नहीं रुक रहे हैं। अडानी भाई साहब ने मे बी 40 लाख करोड़ कमा लिए हैं तो भी नहीं रुक रहे हैं। एंड एक आम इंसान ये शायद समझ नहीं पाता है कि ये लोग आज भी क्यों वर्क कर रहे हैं, बिकॉज वो अब नंबर्स के पीछे नहीं जाते, दे आर पर्पस ड्रिवन। उदाहरण देखिए, आप सिंपल सी चीज़ देखिए, एक आम आदमी ये बात करता है, उसका लाइफ का पर्पस इतना छोटा होता है कि एक नॉर्मल इंसान ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करूँगा, नौकरी करूँगा, शादी करूँगा, बच्चे करूँगा और उसके बाद माने रोटी, कपड़ा, मकान, ज़्यादातर 3 चीज़ें। Max. और अभी गाड़ी। एग्जैक्टली Right. गाड़ी, मटीरियलिस्टिक चीज़ें। वहीं पर आप देखिए दुनिया के सबसे बड़े लोगों को हम देखते हैं। बिल गेट्स क्या कहते हैं कि मैं एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन पे वर्क करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ दान करके जाना चाहता हूँ। दैट्स वन। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इंसान एलॉन मस्क, उनका पर्पस ऑफ लाइफ इतना बड़ा है कि हम लोग देश दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहे, वो कहते हैं कि मैं पूरी एक नई दुनिया बनाऊंगा, मंगल ग्रह पे सबको शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्ट करना है, राइट। सो दैट इज हिज पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आप मोटा भाई की बात करें, मोटा भाई कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इंटरनेट और मोबाइल हर घर पे एक्सेसिबल हो जाए। सो आप अगर मोटा मोटी देखेंगे, ये सब के सब लोग पर्पस ड्रिवन है। बिकॉज क्या होता है, देखिए, मैं एक लोगों को लगेगा फिलोसफिकल चीज़ है, और मैं ये भी एडमिट करता हूँ कि ये वाली चीज़ें आप तभी बोल पाओगे, समझ पाओगे, जब आप इस पार आ जाओगे उस मनी रेस के। आप जब तक एक मिडिल क्लास मेंटालिटी के साथ रहोगे, जब तक आपके बेयर मिनिमम फाइनेंसेस मीट नहीं हो रहे हैं, जब तक आप
सारी चीज़ों में लोगे तब तक आप इधर नहीं पहुंच पाओगे, बट बिकॉज मैं उस साइड पे आ चुका हूं तो मैं ये कह सकता हूँ। वो कहते हैं ना, वो भूखे पेट न भजे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इनफैक्ट बिकॉज जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस थिंग, स्पिरिचुअलिटी भी भूखे पेट नहीं हो सकती, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि आपके पास जब तक पर्पस नहीं होता है लाइफ का, एंड इट हैज़ टू बी समथिंग बिगर, जैसे किसी का होता है टू गिव बैक एवरीथिंग टू द सोसाइटी, दैट बिकम्स अ पर्पस। अजीम प्रेम जी 7,500 करोड़ रुपए की अगर चैरिटी कर रहे हैं तो वो 7,500 करोड़ के लिए वर्क कर रहे हैं हार्ड, ताकि उतना एक्यूमुलेट करके उस चीज को दान कर सके। सो आप एक चीज कॉमन देखेंगे, एंड ये तो हम सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी लेवल ऑफ हिरार्की पे देखेंगे, सबका एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब थे तो उनका पर्पस ऑफ लाइफ था कि मैं भारत को एक ऐसे मकाम पे लेके जाऊं कि देश विदेश में हमारे इधर की स्पेस रिसर्च की बात हो, जो बाकी सारे अमेरिकन्स जब हमारी खिल्ली उड़ाते थे तब उनका पर्पस ये था, एक बहुत बड़ा पर्पस था उनका। तो पहली चीज मुझे लगती है किसी को भी ड्राइव करता है पर्पस। अब मेरा ये मानना है कि इंसान का पर्पस और मनुष्य बड़ा ट्रांजिएंट इन नेचर होता है। इसको अगर मैं एलैबोरेट करूं, अगर आप अलाउ करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि हर 3 वर्ष में, एवरी 3 years हमारा पर्पस, हमारा सर्कल, हमारा सब कुछ कहीं ना कहीं चेंज होता है। राइट। और मैं लोगों से ये पूछना चाहूँगा जो ये अभी व्यू कर रहे हैं, वो लोग कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया बता सकते हैं कि उनके साथ क्या ऐसा हुआ है। आप ये देखेंगे जब आप स्कूल में थे तब आपने बड़े दोस्तों को कस्में वादे दिए होंगे, 15 लोगों का गैंग होता है कि भाई अपन तो हमेशा साथ में रहेंगे। फेयरवेल के दिन रोते भी हैं सब, हग करते हैं, और वो टी-शर्ट में लिखते भी हैं बहुत सारे कोट्स। आज अगर कोई जॉब में पहुंच गया, जॉब में बहुत बुढ़ापे तक भी नहीं गया हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो 15 में से हार्डली एक भी बचा होगा तो बहुत बड़ी बात है। कुछ साइंस में, कुछ आर्ट्स में, फिर अपनी अपनी दुनिया में, फिर धीरे धीरे वो फेड अप होता है। फिर सो आपका सबसे पहली चीज़ क्या होती है, लाइफ पूरे ट्रांजिएंट है। आपका सर्कल ट्रांजिएंट हो गया, 3 साल में आपका नॉलेज भी चेंज होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 साल पहले आपका सोर्स ऑफ नॉलेज यूज्ड टू बी बुक्स, आज शायद लोगों का पॉडकास्ट हो गया है। हो सकता है आने वाले 3 साल में कुछ और हो जाएगा, ऑडियो बुक्स। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे, हो सकता है समराइज्ड वर्जन ऑफ एवरीथिंग हो जाएगा। वी नेवर नो। तो हर 3 साल में सीखने की भी चीजें बदल जाती हैं। तो साल भर में आपकी स्किन एंड पूरी बॉडी जरूर बदलती है, लेकिन हर 3 साल में ट्रांजिएंट होता है। तो वैसे ही पर्पस भी, एक कोर पर्पस सबका एक बड़ा होगा, राइट। लेकिन वो जो बीच के छोटे मोटे पर्पसेस होते रहते हैं वो सबके चेंज होते रहते हैं। तो फिर आपके जीवन का शॉर्ट टर्म का पर्पस जो 3 साल का है, और मे बी शायद लॉन्ग टर्म का, वो क्या है? देखिए, अभी मैं फिलहाल के लिए 3 साल का तो डेडलाइन नहीं लगाता हूँ उस चीज पे। तो 3 से 5, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप बहुत हार्डकोर डेडलाइन लगा देते हो तो फिर आप वो हसल कल्चर में चले जाते हो, और हसल कल्चर जो आजकल इतना प्रोमिनेंट है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ये आपको ड्रेन आउट करता है। कभी कभार जीवन में आपको बहुत कुछ ज़्यादा तब मिल जाता है जब आप रुक के जाते हो। अब अगर ठहराव अगर आप भाग के जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं आपसे। सो अगर आप 3 to 5 years के हिसाब से देखेंगे तो मेरे अलग अलग 3 चैनल्स हैं। ओके। सो पहला है हेल्थ, बिकॉज वो एक कहावत अगर आपने सुनी होगी कि अगर एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, अगर कुछ भी नहीं होता है, तो उसके पास लाखों प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर उसके पास हेल्थ नहीं होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, और वो होती है उसकी हेल्थ। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है, वही टॉप नॉच प्रायोरिटी बन जाती है। एब्सोल्युटली, एक्सीलेंट। सो पहला है हेल्थ। ऑब्वियसली बिकॉज हम जिस तरीके के वातावरण में रह रहे हैं आजकल, जिस तरह के स्ट्रेस लेवल से सारी चीज़ें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। बिकॉज देखिए, पैसा जाएगा वापस आ सकता है, हर चीज़ वापस आ सकती है, मैं कह सकता हूँ। हेल्थ एक बार पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, आ सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समय, काफ़ी समय। राइट। सो एक वर्टिकल हो गया हेल्थ वाला, ठीक है। तो उस पर रिलेटिवली हेल्दी ईटिंग हो सके, और मैं कभी भी अपने आप को इस तरह से पुश नहीं करता हूँ, क्योंकि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं कि अचानक से एक दिन में सब कुछ बंद कर दिया, एक दिन में सारी चीज़ें कर दी। इट इज़ अ ग्रेजुअल थिंग, धीरे 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 धीरे। तो जैसे लास्ट ईयर से मेरा एक पर्पस अभी भी चल रहा है, वो है 10,000 स्टेप्स अ डे। वो कहीं ना कहीं से मैं एवरेज कर ही लेता हूँ, कर लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। दिस इज डिस्पाइट ट्रैवलिंग 240-280 days इन अ ईयर। वाह। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। मैं एयरपोर्ट पे चलता रहता हूँ, कुछ भी करके मैं कोशिश करता हूँ। राइट। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि
बाहर रहता हूँ तो ऑब्वियसली वी डोंट नो, इवन इफ वी आर ट्राइंग टू हैव हेल्दी फूड, हमको पता नहीं है कब कहाँ से क्या आ रहा है, क्या कैलोरी वैल्यू है, क्या चीज़ें नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला कुछ नहीं से बेटर है, बहाने देने से बेटर है कुछ है। अब इस साल मेरा है कि भाई अगर 7 आवर्स की स्लीप में कर पाऊँ, क्योंकि मैं 5.5 6 कर पाता हूँ, जिसमें से डीप भी कर पाता हूँ, बट नाउ आई वांट टू शिफ्ट टू दैट साइकिल। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए हेल्थ वाला वो एक पर्पस हो गया। दूसरा है रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली फ्रेंड वाला सर्कल। क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो कोर सर्कल होता है वो 3-4 लोगों का होता है। यहाँ पर आपने अगर एक चीज़ कभी अपने आप से भी आप सोचिएगा, क्या होता है, हम पहले किसी से, ये मैंने एक फाइनेंस में बोलते हैं रीसेंसी बायस होते हैं। क्या होता है, अगर मैं आज आपके साथ मिला हूँ, हम 3 दिन तक साथ में रहते हैं, उसके बाद हमारे मैसेज में थोड़ी बात होगी, हमारे थोड़ा एक्सचेंजेस होंगे, फ़ोन पे बात होगी, अगर कुछ काम चला, कोई और एक इवेंट आया, हमारी बात चल रही है। अचानक से मान लीजिए हम दोनों अपने अपने थोड़े काम में बिजी हो गए और कुछ एक रिलेटेबल चीज़ नहीं मिली, फिर वो चीज़ 4 महीने में एक बार अचानक से कुछ काम आ गया या कुछ बात हो गई तो हो गई, और ये धीरे 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 करके फिर क्या होगा कि 5वें महीने में हो सकता है मैं ये सोचूं कि यार आप तो मुझे कॉल ही नहीं करते हो, तो छोड़ो, तो देखेंगे, हाँ, मैं क्यों करूं। मैं क्यों, और ये थॉट आते ही ये रिलेशनशिप भी फेड हो जाता है। फिर वो अचानक से हम एक दोस्त की पार्टी में मिलेंगे, अरे बहुत टाइम हो गया भाई, कहाँ तुम बिजी हो गए थे। और इसमें मान लीजिए आपने मेरे को 3 बार कॉल किया और मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, फिर तो आप भी गिव अप कर दोगे कि यार वैसे भी नहीं उठा। और आई थिंक मैंने ये पाया कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो या इन जनरल कोई भी रिलेशनशिप हो, वहाँ पर वो मुझे कॉल नहीं करते या वो मुझे सॉरी नहीं कहते, उसकी वेट ज़्यादातर लोग करते नहीं, इसी के कारण ज़्यादातर रिश्ते ख़राब होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कहना चाहते हैं, किसको इनिशिएट करना चाहिए या किसको सॉरी कहना चाहिए या कुछ? देखिए, ये इसको अगर हास्य के वर्जन में ले तो लड़के को हमेशा करना चाहिए। बट दिस इज रॉन्ग। मेरा ये मानना है किसी भी रिश्ते में, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे आपके किड्स के साथ हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, आपको ये ईगो बैरियर हटाना पड़ेगा। रीजन क्या है, देखिए बहुत बार क्या होता है, देखिए गलती सिर्फ एक चीज की होती है, मुझे ये लगता है सारे रिश्तों में, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा हुआ है, हम कभी भी वी नेवर ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स इनटू अदर्स शूज। हम कभी भी अपने आप को दूसरे के पैरों में नहीं। इसको थोड़ा सा, बिकॉज आपके काफी सारे जो व्यूअर्स हैं वो रिलेशनशिप के, अब मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ इसका, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। अब मेनली आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा मनमुटाव हस्बैंड एंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे कैसे हो जाता है। लेट्स से हस्बैंड वाइफ का लेते हैं। सो पहले क्या होता है, अब पहले पूरा एक आराम से एग्जांपल देखिए। अगर आपने, अच्छा बाय द वे, आपने एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी है डीकपल्ड करके, नहीं देखी तो मैं एक सीन बताता हूँ। उसका सबसे अच्छा मैसेज होता है आखिरी एपिसोड में, और वो भी कोई हीरो आर माधवन है उसमें, वो नहीं देते हैं, उसका मैसेज देता है उनका ड्राइवर। वो पार्टी में उठता है और वो एक बहुत प्यारा मैसेज देता है। एक्चुअली क्या होता है, पूरी कहानी का सारांश ये होता है कि एक हस्बैंड वाइफ पहले बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बट एट द एंड डिपार्ट होते हैं। वो डीकपलिंग पार्टी दे रहे हैं सबको कि भाई हम खुशी खुशी अपार्ट अलग होंगे। आपको देखनी चाहिए क्योंकि आपका रिलेशनशिप वाला पूरा वो है, तो ये है, और काफी हिलेरियस है, काफी कॉमेडी वाला टाइप है, बट उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज। तो जब पार्टी होती रहती है तो सब किसी ने पूछा रहता है इस तरह से कि भाई क्यों अलग हो गए, तो ड्राइवर उसमें उठ के बोलता है पार्टी के उसमें से कि मैं बताता हूँ। तो उसने बड़ा एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। उसने बोला यार पहले जब मैं, वो हमेशा से ड्राइवर था, पहले जब मैं ड्राइव करता था तब मैडम और सर एक दूसरे के एकदम हाथ पकड़ के, एकदम गले मिल के, एकदम मतलब बहुत डीप प्यार एकदम स्टार्टिंग में। तो बोले बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कुछ साल बाद क्या हो गया कि सिर्फ हाथ पकड़ने वाली बात आ गई, चलो ठीक है। उसके बाद झगड़े होने लग गए, ठीक है। झगड़े होने के बाद क्या हो गया, बीच में वो बैरियर आ गया, वो सीट्स का जो बैरियर आता है वो आ गया, और उसके बाद आ गया साइलेंस। साइलेंस के बाद, साइलेंस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ एनी रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, क्योंकि हस्बैंड ये सोचा मैं क्यों बात करूं, वाइफ सोची वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। जब तक किसी रिश्ते में आप एफर्ट्स नहीं लेंगे, वो रिश्ता टूटना ही टूटना है, आज नहीं तो कल। आज के समय का सबसे बड़ा इशू, जेनजी लीजिए या बड़े बड़े लोग, ईगो इतना हम पकड़ के बैठ गए हैं कि हम कम्युनिकेट ही नहीं करते। मैं गारंटी दे रहा हूँ, हम लोग कह रहे हैं ना कि इंडिया में डाइवोर्सेस इतने बढ़ रहे हैं, इतने डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं। एक चीज़ अच्छी रही है, मेरे जो भी रिश्ते हैं, वी ऑलवेज कम्युनिकेट। मेरा एक सिंपल सा रूल है, लड़ेंगे झगड़ेंगे सब कर लेंगे, मतलब हमारा वो लड़ाई भी नहीं होता, इट्स एक्चुअली अ डिस्कशन, अ हीटेड डिस्कशन में भी। राइट डिस्कशन करेंगे, और जब तक प्रैक्टिकली
प्रूव नहीं हो गया। अभी जैसे एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मुझे जब तक प्रैक्टिकल किसी चीज़ का इंसाइट नहीं मिलता मैं उससे सेटिस्फाई नहीं होता। नहीं, राइट। तो मुझे बोला गया, जैसे मैं बता दूं, हमारे देश के सबसे ज़्यादा जो मेंस प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, चाहे वो सनस्क्रीन हो SPF 50 या फिर आपके फेस वॉश हो, राइट। इनकी सबसे बड़ी प्रमोटर होती है विमेन। कुछ भी, डीओ से लेके कुछ भी, सब कुछ। क्योंकि हम लोग साधारण, एक मर्द बड़ा साधारण होता है, वो बस जाता है पानी से मुंह धो लेता है, वो खुश हो जाता है, पानी से नहा लेगा, कंघी करके निकल जाएगा। फिर उसके जीवन में आती है एक सुंदर सी बालिका, बालिका तो नहीं बोलेंगे, एक सुंदर सी औरत आती है। फिर वो उसको बताती है स्किन केयर तो जरूरी है, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो। और फिर अचानक से वो इंट्रोड्यूस कराएगी कि सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, फेस वॉश लगाना जरूरी है और नाइट में स्किन केयर करना जरूरी है। तो ये आप मानते हैं मेन एम्बेसडर वही है। तो अभी वही था कि कुछ भी नहीं लगाते हो, सनस्क्रीन लगाना है, सनस्क्रीन। मैं अभी तक कन्विंस नहीं था। तो फिर मुझे उन्होंने बेनिफिट्स बताई, डिस्कशन यहाँ तक चला, मतलब इट हैज बीन गोइंग फॉर अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि मैं एक्चुअली में आज तक सिर्फ मुंह धोने वाला इंसान हूँ। बराबर। ठीक है। तो मुझे बताया गया, मेरा वो क्या था, क्योंकि मैंने कहीं सुना था इससे कैंसर हो जाता है सनस्क्रीन लगाने से, मैंने ऐसा सुना था। ठीक है। फिर मैंने सुना था, फिर मेरे को ऐसा था नेचुरली सही है ना यार, मैंने बोला कहाँ स्किन खराब हुई है, क्या ठीक ही है जैसे भी है। फिर मैंने इस्तेमाल किया, मैंने बोला समय मिला, मैंने ठीक है लेट मी डू द रिसर्च। उन्होंने मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स बताए, XYZ ये वाले का करो, इसका लिक्विड बेस होता है। मैंने बोला अच्छा ये भी होता है, बोले SPF 50 है, हमको तो ये सारी चीज़ें नहीं पता है। फिर जब मैंने देखा, मैंने प्रॉपर रिसर्च करी उसके ऊपर, तो पता लगा एक्चुअली में ये कैंसर से बचाएगा। ओके। यस, स्किन कैंसर से। यस। ओके। द थिंग इज कि आज के समय पे जब हम बाहर जा रहे हैं 10 से 4 बजे के बीच में, इवन बहुत ज्यादा धूप नहीं है, तो वो यूवी रेज जो पर्कुलेट हो रही है, जो हमको नेकेड आई से विजिबल नहीं है, वो हमारे स्किन को डैमेज थोड़ा थोड़ा करके इतना कर देंगी कि वो बाद में हमको पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा। पर मैं एक रिसर्च से वह सेटिस्फाइड नहीं था, मैंने कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स देखे, ये देखे, फिर मैंने अपने आप को ये सोचा कि फिर वो कैंसर किससे। फिर वो समझ में आया जो केमिकली हैवी जो लोशंस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो कंपोनेंट है जिसने ये कहीं ना कहीं ट्रिगर किया हुआ है। अदरवाइज इट इज क्रिएटिंग अ शील्ड। फिर मैंने अपने आप को, मैंने बोला कि यार दिन भर तो नहीं लगाएंगे। फिर मैंने देखा अच्छा 10 से 4, तो हमने आज ही आने के पहले ये कंक्लूड किया गया कि भाई आने के बाद मैं यहाँ से मैं करूँगा ऑर्डर, और मेरा सिंपल सा होगा, मैं सिर्फ जब बाहर जा रहा हूँगा तब यूज़ करूँगा, बारिश में मैं यूज़ नहीं करूँगा। 10 से 4 के बीच में अगर बाहर एटलीस्ट में 20 मिनट कहीं पर भी बाहर मेरे को रहना है तो ही, इफ आई एम सिटिंग इन AC गोइंग टू एन AC प्लेस नहीं। तो नाउ दैट डिस्कशन देखिए, पहले था कि नहीं लगाना ये वो करके, तो नाउ द पर्सन इज ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। ये क्यों हुआ? अगर मैं अपने ईगो को लेके बैठे रहता कि नहीं मैं तो पानी से धो रहा हूं, मतलब ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे यही लग रहा था कि जरूरत ही क्या है। तो पहले बताया गया था 5 प्रोडक्ट, फाइनली मैंने 2 पे हाँ करी। तो ये क्या हुआ? ये डिस्कशन हुआ। प्रॉब्लम ये हो रही है परीक्षित जी कि कम्युनिकेशन करना ही इंसान छोड़ दे रहा है। और इसके चक्कर में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और उसका रीजन भी है क्यों छोड़ देते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन जब किसी समय पे करने की कोशिश की जाती है, किसी व्यक्ति ने उसको ईगो पे ले लिया होता है। कैसा? इसको आप समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वाईफाई, वाइफ हाउस वाइफ है, हाउस मेकर, और मैं कहता हूँ भाई दुनिया, हमारे देश के सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को कोई वर्किंग लेडी नहीं संभालती, वो हाउस मेकर संभालती है। इनफैक्ट लॉकडाउन के दरमियान सबको समझ में आ गया, तब रियलाइज हुआ। बट हाँ। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि घर पे रहते विमेन की वैल्यू नहीं की जाती है। लेट्स फेस इट, लोगों को कुछ बुरा लगेगा हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। जितने एजुकेटेड फैमिलीज है वो भी उनकी ट्रू वैल्यू नहीं समझते हैं। आप खुद देखिए कितने हस्बैंड्स अपनी वाइफ से मनी रिलेटेड बातें करते हैं। आई थिंक बहुत कम। सिर्फ फाइनल कि यार अब सोच रहे वो वाला घर खरीद लेते हैं। नहीं, कितने लोग ट्रस्ट करते हैं कि मैं इंटेलेक्चुअल बातें कर सकता हूं। वो तो एक माइंड में बना के चलते हैं, यार वाइफ से क्या ही मैं इंटेलेक्चुअल बात करूंगा। लोगों को ऐसा लगता है वाइफ को समझ में ही नहीं आएगा। मैं क्यों बात करूं महंगाई के बारे में, मैं क्यों बात करूं किसी पॉलिसी के बारे में। वो सिर्फ वो नॉर्मल बातें करेंगे, हाँ शर्मा जी के घर पे ये हुआ, वर्मा जी के घर पे ये हुआ, विच इज रॉन्ग। आप पहले से ही दिमाग में एक अंडरमाइन करके चल रहे हो। आपको एक फैक्ट बता दो फाइनेंस का, अमेरिका में एक रिसर्च किया गया था बेस्ड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, सबसे बढ़िया इन्वेस्टर कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लड़के करते हैं। पता चला लड़कियां सबसे बढ़िया इन्वेस्टर है। क्या बात है।
क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस में विमेन आर मच मच Much मच more बेटर. better, right? लड़कों का क्या होता है, नुकसान हो गया तो एग्रेशन में आके और लगाएंगे और भयंकर नुकसान. एक औरत को समझ रहा था, नहीं ठीक है मैं सीख लेती हूँ, समझ लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, पैसा बचाना पड़ेगा, हार्ड अर्न मनी है. Right, right, तो right, वो right. एड्रेनलिन रश लड़कों में बहुत ज्यादा रहता है, लड़कियां ज्यादा सॉर्टेड रहती Calm हैं, and composed. काम way एंड में कंपोज decision रहती है. लेंगे. इमोशनल Right, इंटेलिजेंस. right, right. आप और एक चीज देखिए, ये मैंने अक्सर देखा है मेरे सर्कल में, जितने भी दोस्त हैं मैरिड और ये सारे, कि भगवान की दुआ से हमारे इसमें वो चीज़ नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि यार स्पेसिफिकली लेडीज़ का है हम्म, कि हमारे वाले में तो इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, ईक्यू की बहुत कमी है, इमोशनल क्वोशंट की बहुत कमी है. आजकल बहुत सारे समझता ही नहीं है. देख क्या है, लड़के या लड़की दोनों के केस में हम बोलते हैं, वो कम्युनिकेशन कब तोड़ देते हैं, अगर एक लड़का और लड़की की डिस्कशन हो रही है, लड़की बोलती है कि यार आज मैं बहुत थक गई घर पे काम कर करके, और लड़का बोलते तुम करती ही क्या हो, घर पे ही तो रहती हो, मैं दिन भर काम. अब ये 2-3 बार हो जाएगा ना, लड़की बोलना ही छोड़ देगी. राइट, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स. एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी, उसमें ये चीज़ निकली हुई थी कि आजकल बहुत सारे लोग ना ऑफिस से आना ही नहीं चाहते, वो ऑफिस में रहते हैं. क्यों? क्योंकि घर उनके स्ट्रेस का कारण बन रहा है. स्ट्रेस का कारण बन रहा है. दे आर रेडी टू टेक वर्क स्ट्रेस बट नॉट हाउस स्ट्रेस. नॉट हाउस स्ट्रेस. और आई थिंक इसके कारण अभी रिसेंटली किसी आईएएस ने भी सुसाइड कर लिया था कि मम्मी और वाइफ के बीच में उतने ज़्यादा झगड़े होते थे. एग्जैक्टली. कि आईएएस, जो आईएएस मैंने सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, वो क्रैक कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता, नहीं क्रैक कर सकता. एक मैंने इंटरेस्टिंग अभी एक वीडियो देखा था. आप सोचिए कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे ये तो मॉडर्न लोगों की चीज़ है, बट जब लेडीज 35 एज की थी, मैं लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको टास्क दूंगा, आप लोग बताना कितने लोगों को ये रिप्लाई आएगा, करके देख लेना ये एग्जाम्पल. तो लेडीज एक किटी पार्टी में थी, एक किसी ने बोला कि एक काम करते हैं, हम अभी विद इन अ मिनट हम सब एक एक करके कॉल करेंगे, सब व्यू करेंगे, स्पीकर में लगाओगे, सब लोग अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलेंगे, और 1 मिनट में हम देखेंगे कितनों का रिप्लाई आता है. 11 लेडीज थी, 11 में से सिर्फ एक का आया. किसी को बोला अरे क्या हो गया, तू ठीक तो है, पागल हो गया क्या, चल फोन रख, इस तरह क्या है. अब आप ये सोचिए, दिस हैज बीन द कंडीशन कि हस्बैंड्स गॉट बैफल्ड, वो कंफ्यूज हो गए कि आई लव यू क्यों बोल दिया. मतलब आप सोचिए कम्युनिकेशन बैरियर का गैप कितना ज्यादा हो चुका है. बहुत ज्यादा. राइट. तो पॉइंट ये है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, हमारे देश में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन करने लग गए हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो ये मैक्सिमम डाइवोर्सेस रुक जाएंगे. कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं. सो कम्युनिकेशन करना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आप तो कम्युनिकेशन के मास्टर हो बेटा, बादशाह हो, नॉर्मल है, तो आप कोई 2 या 3 टिप्स देना चाहेंगे कपल्स को कि उनको क्या रूटीन में ध्यान में रखना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन कब करना ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, लेट्स से आपकी वाइफ किचन में है, बहुत आज गेस्ट आए हुए हैं तो बहुत बिजी हैं वो खाना बनाने में, शी इज़ कम्प्लीटली फोकस कि अच्छा खाना भी बनाना पड़ेगा वरना ताने पड़ेंगे. लेट्स से फूफा जी आए हैं तो फिर ताने भी पड़ेंगे, तो वो अच्छा बनाना है. अब उसी टाइम पे हस्बैंड ने एक बढ़िया सी स्पिरिचुअल रील देख ली है, लेट्स से रजनीश जी की देख ली या फिर किसी भी आचार्य जी की देख ली, एंड वो आके उनको ये उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि संसार में क्या ही रखा है, सब मोह माया है, एक दिन माटी में मिल जाना है. वो सीधे बोलेंगे चुप रहो यार, पहले मेरे को फोकस करने दो. दिस इज नॉट द राइट टाइम. तो कम्युनिकेट करने के लिए आप एटलीस्ट उस माहौल को समझो, उस एनवायरनमेंट को समझो और उस हिसाब से ये चीज करो. राइट. MS धोनी, जिनको कैप्टन कूल क्यों कहते हैं, कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कही थी. कम्युनिकेशन का ये ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पर, उन्हीं से डिराइव्ड है. उन्होंने बोला कि देखिए 2 व्यक्तियों के बीच में मान लीजिए क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए ना, आपको जब बहुत गुस्सा आ रहा है, लड़ने का बहुत मन कर रहा है, अब बस 10 मिनट अपने आप को रोक लो, 10 मिनट्स जस्ट. 2 चीज़ें होंगी, आपके वचन सही हो जाएंगे, दूसरा आप बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाओगे, एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था वो नहीं होगा. क्योंकि ज़्यादातर लोग वही बोल देते कि गुस्से में मैंने बोल दिया था पर मेरा मतलब नहीं था. पर वो बातें, देखिए मेरा हमेशा से मानना ये वाली चीज़ है कि इस दुनिया में 2 चीज़ें हैं जो आपको बंदूक से ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं. एक होता है कलम और एक आपका वचन. ये कितना ज़्यादा डैमेज कर देगी, कितने लोगों के दिमाग में वो बैठ जाएगी. आप बिकॉज आप जैसे पेरेंटिंग कोच है तो आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर बच्चे को बचपन से ये बोला है तू फेलियर है, तू कुछ नहीं कर सकता, वो अपने माइंड में वो लेके चलता है, वो अपने कॉलेज टाइम तक
कॉर्पोरेट टाइम तक ये चीज अपने दिमाग में रखता है, लेकर उसको पता भी नहीं रहता है ये वाली चीज, वो डीपली ग्रेन्ड हो जाती है, उसके बिलीफ सिस्टम में चले जाती है, और पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता वो कितना उसके प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर रहे हैं बाय सेइंग नेगेटिव वर्ड्स। एग्जैक्टली। आप ये चीज देखोगे, रिच के घर पे रिच ही पैदा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको यही दिखाया जाता है कि तुम कितने बार भी एफर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर होगा, यू कैन अगेन। मैं एक एग्जांपल हमारे इन्वेस्टर कम्युनिटी का देता हूँ और आप डिफरेंस देखिए। राइट। एक आम आदमी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज भी देखिए हम तो गुजरात में बैठे हैं, यहाँ पे सब धंधे और शेयर मार्केट के बादशाह रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कल्चर भले ही अलग होगा, लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात करें, अगर एक 18 साल का बच्चा आके अपने घर वालों को बोले कि पापा मुझे 1 लाख रुपए दो, बेटा किस लिए, बोले मेरे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। अरे तू जुआ है, तू अपना जब कमाएगा तू देख लेना, इसमें तो सब लूटेंगे। ये आम इंसान का रहेगा, ठीक है। वहीं पर हमारे देश के एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति यूएस जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके पिताजी उनको बोलते हैं कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या, बोले तू इसको स्टॉक मार्केट में ही लगाएगा, और अगर ये भी साथ में बोलते हैं अगर ये पूरा खराब भी हो गया, अगर लुट भी गया, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 10 लाख रुपए सिर्फ शेयर मार्केट में लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे। वो व्यक्ति जाता है, वो 10 लाख रुपए 6 महीने के अंदर गवा देता है, 6 महीने के अंदर वो गवा देता है। और आज वो हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स है, रमेश दम्मानी सर, जिनके पास 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तो ये क्या है, वो उनके फादर ने जो बिलीफ दिया, कॉन्फिडेंस दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 10 लाख, इट कुड बी इवन 10,000, 10,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता था, बट वो एक फेथ, एक बिलीफ देना rather than discouraging। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर पेरेंटिंग का बहुत बड़ा लेसन मिल गया सारे पेरेंट्स को, अपने बच्चों को कुछ करेज के लिए मोटिवेट करना। दुनिया ऑलरेडी बहुत पेसिमिस्टिक है, हम उसमें क्यों ऐड कर रहे हैं, और बहुत नेगेटिव ऑलरेडी है। आप बताओ हमारे आसपास क्या पॉजिटिव है, हम देखते हैं, अखबार खोलते हैं, 10 में से 8 खबरें होती हैं रेप, एक्सीडेंट, या फिर कोई मर गया, किसी ने मार दिया, या करप्शन, ठीक है। आप टीवी खोलते, टीवी में तो यही चीज चल रही है, क्राइम पेट्रोल से लेके ये सारी चीजें चल रही है। सोशल मीडिया चल रहा है, आप ट्विटर खोल लोगे तो वहां पे पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, कोई किसी की टांग खिंचाई कर रहा है, कोई किसी की ट्रोलिंग कर रहा है, यही चल रहा है। आप अपने दोस्तों के सर्कल में बैठ रहे हो तो भाई महंगाई बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये तो दुनिया खराब हो गया, देश खराब हो गया, ये चीज चल रही है। आप उसके बाद अपने घर पे आ रहे हो, घर पे भी आपकी वही नेगेटिव बात है, पिताजी ने टीवी देख लिया तो वो बोल रहे हैं अरे तुम संभल के जाना, आजकल बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है, हम उसमें और एक क्यों ऐड कर रहे हैं? तो आप अपने बच्चों को, आप अगर एक पॉजिटिव चलिए हम ना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट से बात करते हैं, ठीक है, जिससे ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप वॉरेन बफेट का तो नाम सुना होगा, बहुत बड़े, ठीक है, वॉरेन बफेट सर का नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट सर दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनाया उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने। वॉरेन बफेट सर अलग तरीके की इन्वेस्टिंग करते थे। उनके पार्टनर चार्ली मंगर, लेट चार्ली मंगर, जो 99 में दुर्भाग्यवश उनका नवंबर 2023 में मृत्यु हो गई। 99 तक जिए थे, कोई डिजीज नहीं था, ठीक है। वाह। हाँ, और बफेट साहब भी 92-95 के आसपास चल रहे हैं। सो बफेट साहब को उन्होंने सब कुछ सिखाया था। अब चार्ली मंगर जी के आप लाइफ जब देखेंगे, जस्ट इमेजिन 9 साल का बेटा ल्यूकेमिया में उसका देहांत हो जाता है, वाइफ उनकी छोड़ के चले जाती है। मैं 1950s की बात कर रहा हूँ, तब डाइवोर्स तो कंसेप्ट भी नहीं होता था, तो उसके कारण सारी संपत्ति जा रही है। उसके बाद जब थोड़ा आगे जाते हैं तो उनका एक और बेटा शहीद हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में उनको भेजा जाता है, तो उनकी एक आंख हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है, तो एक कांच वाला आंख उसमें परमानेंटली लगाया जाता है। इतना सारा होने के बाद जब पूरी तरीके से वो शैटर डाउन हो गए हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि मेरे जीवन में अगर कोई एक ही चीज़ मुझे हेल्प आउट कर सकती है, वो है फोकस ऑन वर्क एंड बिलीफ सिस्टम। उन्होंने अपना पूरा बिलीफ सिस्टम बनाया, और उसके बाद वो जब उनकी मृत्यु हुई, $4 बिलियन वर्थ थे, $4 बिलियन। तो आप एक चीज देखिए, और एक चलिए अब बच्चों वाली बात करते हैं कि बच्चों पे बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है। तो एक व्यक्ति आराम से टीवी देख रहा है, ठीक है, टीवी देखते देखते देख रहा है कि 5 साल का एक बच्चा बहुत प्यारे तरीके से पियानो बजा रहा है, मतलब बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े संगीतकार उसके सामने फेल्ड है, राइट। तो उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कैसे, बोले मैंने माता पिता से पूछे, तो बोले हाँ कैसे, हमारे बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही कि बोले सारा गेम ना एक छोटी सी चीज़ का है, जो आपके 2 कानों के बीच में रहता है, 2 आंखों के ऊपर रहता है, एक छोटा सा दिमाग होता है। उसमें हमने हमेशा से सिर्फ यही चीज़ डाली है कि तुझसे अच्छा तो कोई म्यूजिशियन है ही नहीं, तुझसे अच्छा कोई बजा ही नहीं सकता। हमने देखा कि उसको इंटरेस्ट है, हमने उसको पुश किया,
और हमारे इधर पढ़ ले लिख ले वरना और कुछ हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, और या तो फिर पढ़ लिख के बाद में करना, बाद में करना। बाद में करना। और एक बहुत सॉलिड एग्जांपल देता हूँ पेरेंटिंग का। एक किताब है जो मैं सभी आपके दर्शकों को पढ़ने कहूँगा, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, आपने भी सुना होगा। बहुत बढ़िया बुक। अब मैं उसमें बताता हूँ नेपोलियन हिल की कहानी क्या थी। नेपोलियन हिल के जो बच्चे थे उनको हियरिंग प्रॉब्लम थी बचपन से, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तो उन सोचिए एक माता पिता का क्या दर्द होगा, आपका बेटा हुआ है और बेटे के वो दोनों कान से नहीं सुन सकता, और ये वो समय है 50s 40s का जब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। राइट। माता हमेशा टेंशन में है, लेकिन पिताजी हर बार आके रात को जब बेटा सोता है तो कान में बोल के जाते हैं, वो सो रहा है, बोल के जाते हैं कि तुम सुन सकते हो, तुम दुनिया में बहुत बड़ा कुछ करोगे, तुम कभी भी हार मत। हर दिन बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में वो पेनिट्रेट हो रहा है। सो माने बच्चा सुन नहीं रहा है बट उनकी बिलीफ है कि वो सुन रहा है। वंडरफुल। राइट। फिर एक दिन क्या होता है, उनका एक बड़ा भाई रहता है, बड़ा भाई नॉर्मल रहता है। अब इनके घर में थोड़ी आर्थिक, क्योंकि यूएस का रिसेशन आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जो मम्मी रहती है काम करने जाती है, पापा काम करने, बड़ा भाई काम करने, बेटा जो छोटा उसको कुछ करने नहीं। बेटा बोलता है ऐसे कैसे नहीं, तो वो घर से खिड़की से कूद के चले जाता है। ठीक है, अब कूद के वो घर पे आता है तो मम्मी को जाके देता है, मम्मी ये लो 100 रुपये। मम्मी बोले 100 रुपये कहाँ से ले आए बेटा तुम? तो बोले कुछ नहीं, मैंने देखा घर पे इतनी गरीबी चल रही है तो मैं खिड़की से कूदा। खिड़की से कूदने के बाद मैं एक पहले अखबार वाले के पास गया, दुकान के पास। मैंने बोला कि यार आप मेरे को अखबार दीजिए, मैं बेचूंगा, जो भी बेचेंगे उसके प्रॉफिट का आप मेरे को दे देना। उसने बोला कि हाँ मैं 20% दूंगा। मैं उसको लेके गया। उसके बाद मैंने पहले 2-3 बेचे। फिर लोगों को जैसे ही दिखा कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, बहुत लोगों ने दया करके मुझसे खरीदना शुरू कर दिया और इससे मैंने प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद वो एक्चुअली हाथ में लेके सो गया। अब माँ ने अपने हस्बैंड को बोला, देख रहे हो आज इसने क्या किया? पिताजी ने फिर बोला कि तुम इसको पॉजिटिव चीज़ें बोलो, ये अच्छी चीज़ ही कर रहा है, ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, अच्छे बोलो। अब इसका इफेक्ट आप देखिए, वो लड़का होता है 25 साल का। अब घर वाले, माँ का दिल ही ऐसा होता है टेंशन में कि अब शादी की उम्र, ये वो। तो बेटा को यही अब दिमाग में है, मैं कुछ बढ़ाई करूंगा, उसके दिमाग में यही बिलीफ है। अब एक आम इंसान के हिसाब से सोचिए, पेरेंट्स जिनके इसको भी मैं कहूँगा एक मिरेकल ही होता है, स्पेशली एबल्ड होते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ये क्या ही करेगा, नहीं क्या क्या कर सकता, आप ये सोचिए। तो ये बच्चे को एक अखबार में दिखता है कि पहली बार एक कंपनी हियरिंग एड लेके आई है, हियरिंग एड जो कान में हुए। तो बोलता है चलो मैं एक ऑर्डर करता हूँ। तब तो पोस्टल वाला सिस्टम होता है, वो पोस्टल से वो करा और वो जैसे ही लगाया पहली बार उसको सही में क्लियर सुनाई देने लग गया। तो खुशी खुशी माँ के पास गया, माँ पापा मैं सुन सकता हूँ, क्या बात है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। अब उसने क्या देखा कि बहुत सारे लोग अखबार में पढ़ ही नहीं रहे इस छोटा सा आर्टिकल को, ना इसको पता चल रहा है। तो ये एक लेटर लिखता है, बोलता है आपके पास कुछ ओपनिंग है तो बताइए। बोलते हैं मार्केटिंग में है, इतनी इतनी पगार। उसने बोला मेरे को पगार नहीं चाहिए, आपका सेल ज़्यादा हो रहा है। तो उनको पता चल गया नहीं हो रहा है। बोले मैं आपकी सेल अगर पूरी बढ़ा दूंगा तो मुझे सारा सेल का 25% चाहिए, मतलब प्रॉफिट का 25%। राइट। तो कंपनी को और क्या चाहिए? बोले मैं फिक्स्ड कुछ नहीं ले रहा हूँ, मेरे को 25% दे देना। उस बंदे ने अपना दिमाग लगाया क्योंकि वो रिलेट कर सकता था कस्टमर के साथ, खुद का एक्सपीरियंस। और वो व्यक्ति 30 साल की उम्र में मिलियनर बन गया। वाह, क्या नाम था उनका? नेपोलियन हिल के ही बेटे थे। अगर आप जाके जस्ट इमेजिन कीजिए, लोग उसे डिसेबिलिटी समझते हैं, उन्होंने उसको अपनी सुपर एबिलिटी बना दिया। क्यों? क्योंकि पिताजी और माता जी, मेनली पिताजी ने यही चीज। और एक फाइनल एग्जांपल, चलिए ये लोगों को फेमस एग्जांपल चाहिए, लीजिए आपके सारे पेरेंट्स को देते हैं। एक बच्चा होता है, बड़ा नटखट होता है और उसको एक जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है हल्का सा, कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। ओके। ADHD या फिर लेट्स से जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। एग्जैक्टली, जैसे आमिर खान को भी थी, उस तरह से उनको समझ में नहीं आता। तो वो बच्चा जाता है और स्कूल जाता है, तो स्कूल वाले टीचर बड़ा कोशिश करते हैं, मतलब 2nd क्लास तक सीखे, नहीं हो रहा है। अब वो क्या मतलब सिंगल मॉम का बेटा रहता है, तो मॉम को बार बार, तो मॉम वही रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप रख लीजिए ना, ऐसा करके। फाइनली एक दिन ये होता है, इनको बुलाया जाता है और उसके बाद मॉम अपने बेटे को घर लेके आ जाती है। तो मम्मी से पूछता है मम्मी क्या हो गया? तो बोले यार कुछ नहीं बेटा, एक्चुअली में क्या है कि
स्कूल वालों का कहना है कि तुम उनके स्कूल के लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट तो हो। यार तुम ना अपनी तैयारी अपन घर पे करेंगे। बोले ठीक है। हम्म, बढ़िया तैयारी करी, ये वो करके वो जब बड़ा हुआ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा पेटेंट्स हुए, सबसे बड़ा इन्वेंशंस हुए। फिर एक दिन वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे और उनका ताबूक, मम्मी की जो मम्मी उनकी नहीं रही थी, ताबूक खोला तो उन्हें ताबूक से लेटर निकाला, वो स्कूल का लेटर था, जिसमें ये लिखा था कि आपका बेटा कुछ भी नहीं सीख सकता, आपका बेटा फेलियर होगा, आपका बेटा कुछ भी नहीं कर सकता, आप इसको घर पे रखो। और ये कौन थे? ये एडिसन थे। वाह। तो आप उनकी मम्मी का वो पॉजिटिव बिलीफ। एग्जैक्टली, तो आप Great. सोचिए, तब उनके आंखों से आंसू आ गया कि यार, वो सोचिए अगर उनकी माँ ने जाके वही चीज कही होती। और मैं हमारे और फैमिली आई थिंक वो डिसेबल्ड थे, बट मम्मा ने पॉजिटिव अफर्मेशन दिया। और काफ़ी सारे बच्चे एबल्ड होते हैं, बट मम्मी बोलती है कि तू गधा है, तू नहीं कर सकता। और इसमें ना इनकी माता पिता की Right. गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है। और मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, चाहे माता पिता कोई भी रिलेशनशिप वाले ना, वो एक इमोशनल पुराना बैगेज लेके चल रहे हैं। Right. क्यों सास बहू की नहीं पड़ती? क्योंकि उनकी सास को उनकी सास ने इस तरह से टॉर्चर किया था, तो वो लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में कि मेरी बहू आएगी, मैं भी ऐसा ही मैं भी कुछ। यही करूँगा। हाँ। ये चीज हो रही है, फ्रेश स्टार्ट करना ही नहीं चाहते। तो सेम चीज हर जगह हो रही है। हमारे फैमिली में एक मेरे नाना जी का बताता हूँ। शायद आपके बचपन का कोई किस्सा, क्योंकि आप भी काफ़ी देखिए जो मैं ऐसा बताता कोई व्यक्ति जिसने आपको इंस्पायर किया हो या देखिए, मेरे पॉजिटिवली। इंस्पिरेशंस तो काफ़ी सारे रहे, एक तो Okay. मैं नहीं कह सकता हूँ। ओके। देखिए, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको मिलेगी कब्रिस्तान में। रीज़न ये है कि वहाँ पर इतने सारे लोगों का इतना सारा इंटेलेक्ट वहाँ पर है हाँ, कि दैट हाँ। इज़ अनइमेजिनेबल। तो देखिए, मेरे को इनिशियली जो मैं कह सकता हूँ करियर वाइज, और जो भी मैं आज छोटा मोटा जो भी कर पा रहा हूँ, उसमें जितने लोग शायद आज संसार में नहीं, मेरे को स्टीव जॉब्स ने इंस्पायर किया है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा ये मानना है सब में कुछ ना कुछ अच्छा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले एक दोस्त के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो वो कहे यार सारे बाबा लोग ढोंगी हैं, सारे ये हैं। तो मैंने बोला किसका? तो वो उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट वालों के नाम लिए। मैंने बोला एक बात बताओ, मैंने सामने वाले से पूछा, बोले तुम कितने गरीबों को खिलाए हो आज तक? बोले हाँ, कभी रोड में कभी मिल गया, साल में एक आध बार। मैंने बोला कितने पशुओं को खिलाए? बोले ये एक आध को कभी खिला दिया है। बोले कितने लोगों को कुछ सिखाया है? बोले हाँ, कभी कभी अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत सिखाया है। मैंने बोला कोई व्यक्ति अगर दिन के 1 लाख पशुओं को खिला रहा है, अगर वो लाखों करोड़ों लोगों को सिखा रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है। कुछ तो आप उनकी बुरी साइड क्यों देख रहे हो? उनकी अच्छी साइड लो, वो सीखो, बाकी चीज को डिस्कार्ड करो, सिलेक्टिव रहो ना। तो हर व्यक्ति से सीखने मिलता है। राइट। तो स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर ने मुझे एक चीज सिखाई थी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी सिखाई है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो आई थिंक इंडिया आए हुए थे। एग्जैक्टली। तो स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के आश्रम आए थे, उसके बाद ही उनको एप्पल का आइडिया है। राइट। और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर, आज हर किसी के पास वही फोन रहता है, उन्होंने वो बनाया। उन्होंने, उनकी जब मृत्यु हुई थी तब सब लोग जब उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे थे, उनके बॉडी के ऊपर एक ही फोटो थी, वो नीम करोली बाबा की थी। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। कितना वो एक्चुअली में स्टोइक को फॉलो करते थे, स्टोइक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको फॉलो करते थे। देखिए, हम लोग ना बहुत बड़े हिपोक्रेट्स हैं, मैं तो अपने आप को भी काउंट कर रहा हूँ, सबको काउंट कर रहे हैं। हम लोग आधी चीज़ें सुनेंगे, लेकिन हम सिलेक्टिव वे में हम चीज़ को लेते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें लेते हैं, चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। बट स्टीव जॉब्स उसको प्रॉपरली लेते थे। जैसे आपको पता है, उनके मेन रूम में ना टीवी था, कोई गैजेट नहीं रखते थे। उनके मेन रूम में तो एक बेड तक नहीं था, वो नीचे सोते थे। कैन यू जस्ट इमेजिन? अरबों करोड़ों का मालिक इस हिसाब से रह रहा था, क्योंकि धीरे धीरे उनका गैजेट हर किसी की जेब में हर किसी के रूम में होगा ही होगा। करेक्ट। वो अपने रूम में कोई गैजेट नहीं रखते थे। तो पॉइंट ये है कि उनसे, स्टीव जॉब से मैंने एक चीज़ देखी, एक तो स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट देखा। वो हमेशा उनका एक बहुत फेमस स्पीच है जो मैं लोगों को कहूँगा यूट्यूब पे देखे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, उसमें लाइन बोलते हैं वो। उसके ऊपर एक किताब रश्मि बंसल ने लिखी है, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो उसमें हमेशा उन्होंने यही कहा है कि भूख एक रहनी चाहिए, सीखने की भूख रहनी चाहिए, आगे बढ़ने की भूख रहनी चाहिए। बिना भूख के, उनको ना पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था,
डॉक्टर शायद एलोपैथिक और सर्जरी से उनको ट्रीट कर सकते थे, बट वो अड़े रहे। उनको अपने इनोवेशन और इन्वेंशंस पे इतना ज़्यादा फोकस करना था कि उन्होंने उस चीज़ को डिस्कार्ड किया, इसलिए उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। अदरवाइज वो शायद और कुछ वर्ष रहते। तो वो एक हंगर दिखा रहा है, वो पर्पस मैंने बोला ना, इम्पैक्ट। तो देखिए क्या क्या आज भी हम उसी की सीरीज ही ले रहे हैं, आईपैड, आईफोन, इन्हीं की हम सीरीज ही तो यूज कर रहे हैं। हम कुछ एप्पल का कोई बहुत नया वाले चीज नहीं ले रहे हैं, हम उसी की सीरीज ले रहे हैं जिसका वो ऑलरेडी सारा क्रक्स बना के जा चुके थे। तो स्टीव जॉब से हमने वो सीखी। अब कुछ लोग उसकी बुराई भी देख सकते हैं, जैसे जो मेरे एक नेगेटिव साइड है, जैसे उनकी जो पुत्री हुई थी लीजा, उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था और उन्होंने बहुत टाइम तक एक्सेप्ट ही नहीं करा था कि ये मेरी बेटी है। हाँ, क्योंकि वो अपने काम के लिए वर्कहॉलिक हो गए थे। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड उनको रियलाइज, उन्होंने कंप्यूटर ही लीजा के नाम पे निकाला और फाइनली एक्सेप्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, मनुष्य से गलती होती है, वो हो गई। तो स्टीव जॉब्स एक बहुत बड़े, एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गए। अब्दुल कलाम जी का एक किस्सा बताता हूँ। एक बार अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति जी अवार्ड देने वाले थे, तो बड़ा टेंशन में आ गए। वो अपने दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को कॉल करते हैं। बोले क्या? बोले यार सब लोग उधर जितने लोग अवार्ड लेने आएंगे सबको तो बढ़िया सूट वूट पहन के जाएंगे, मैंने तो लाइफ में कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे यार। मैं तो नॉर्मल वही 2 जोड़ी कपड़े हैं वही पहन के मैं ये करता हूँ। तो उनके दोस्त ने अच्छी चीज़ सिखाई उनको। उन्होंने बोला कि यार एक बात बता, तुझे अवार्ड किस लिए मिल रहा है? बोले मेरे कैरेक्टर के लिए मिल रहा है। तो बोले तूने आज तक किस चीज़ को मेंटेन किया? बोले कैरेक्टर। तो बोले तुम अपना कैरेक्टर ही पहन के जाओगे, तुमको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। वाह। सो अब्दुल कलाम जी वो लेके गए थे। तो अब्दुल कलाम जी से एक चीज़ सीखने मिली है कि एक जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए पूरी तरीके से समर्पण करना, जिसके लिए उन्होंने शादी तक नहीं करी, और जिस हिसाब की इंटीग्रिटी उनने मेंटेन करी, राइट, ये उनसे सीखने लायक चीज़ है। सो आई थिंक मुझे लगता है हमारी पॉडकास्ट की शुरुआत जो हुई थी पर्पस एग्जैक्टली, राइट, वहीं पर हम पर्टिकुलरली आ रहे हैं। वेरी गुड। एंड आज का डिस्ट्रक्शन वाला टाइम है कि बंदा जब ऑफिस पे होता है तो कुछ घर वाली रील देखता है, घर पे जाके ऑफिस वाली रील देखता है, काम के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो हर बेबी 3 मिनट में हर कोई व्यक्ति अपना फ़ोन खोल के देखता है। ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाले टाइम में जो कर रहा है उस पर फोकस कैसे रहे? इसके लिए आपको खुद ही एफर्ट लेने पड़ेंगे। आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका फ़ोन क्रिएट करता है। सबसे पहले नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। कुछ लोगों को ऑड लगेगा, बट आप ये कर लीजिए, आप इसका पहले ही कमाल देखिए। बिकॉज हमें लगता है हर चीज़ अर्जेंट है, कुछ अर्जेंट नहीं है। एवरीथिंग कैन वेट। मैं 3 दिन के लिए साइलेंस प्रोग्राम में गया था और मैं तो खैर तब तक प्रिपेयर्ड था कि कोई चीज़ नहीं रुकेगी। मैं सारा अपना काम करके गया था, डेलीकेट करके गया था। 3 दिन बाद भी दुनिया वहीं की वहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। जो मिस्ड कॉल्स थे उनमें से हार्डली एक आध कुछ इंपॉर्टेंट थे, वो काम भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड है, ये देखिए हर स्पिरिचुअलिटी का कंटेक्स्ट ही ये होता है। मैं इतने सारे जितने भी आश्रम गया हूँ, चाहे हम कृष्ण जी के इस्कॉन की बात कर लें, चाहे हम ओशो आश्रम की बात कर लें, चाहे हम हार्टफुलनेस हैदराबाद आश्रम की बात कर लें, चाहे हम कोई सी भी आश्रम की बात कर लें, सदगुरु, ईशा में भी गया हूँ मैं, आर्ट ऑफ लिविंग गया हूँ, हर जगह। सब जगह का मेन क्रक्स क्या होता है? आप जब पानी पी रहे हैं तो आप सिर्फ पानी पी रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हैबिट लगाइए। जैसे मेरे घर पे मैंने ये एक हैबिट लगा ली है अच्छा, जैसे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हमारी मेड है, सब कुछ है, लेकिन जनवरी 2024 से लेके आज तक घर पे मैं जब भी हूँ, अपना बर्तन सिर्फ मेरा मैं खुद धोता हूँ। ओके। अब इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ईशा में लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन आप सीख लोगे, ये से मैंने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे खा के हम खुद धोते हैं, और यही चीज़ मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में भी देखी, यही चीज़ मैंने 2-4 जगह पे देखी। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो छोटी सी चीज़ है, 2-4 मिनट लगता है और कुछ नहीं, तो उस समय पे मैं उस चीज़ पे फोकस करता हूँ। 3 मिनट का काम है, क्या जा रहा है इस चीज़ में? किसी का काम घटेगा और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है? वो थाली जमा होती रहती है, कुकर जमा होता रहता है, फिर वो एक बहुत बड़ा वंडर दिखता है। 2-3 मिनट में बढ़िया लेके मैं साफ कर देता हूँ ये। और ये ना मुझे बड़ा बना रहा है, छोटा बना रहा है। और अगर किसी को लग रहा है ये छोटा बना रहा है, तो बिल गेट्स भी ये काम करते हैं, आपको बताता हूँ। सो यस, बिल गेट्स का सबसे फेवरेट पास टाइम है क्लीनिंग हिज ओन यूटेंसिल्स। वाह, ये पता नहीं था। तो आप देखिए, राइट, अभी इतना बिलियनर अगर ये कर सकता है, तब तो सारे हस्बैंड को ये हैबिट डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपके इंटरेस्ट पे भी है। ओके। बट हस्बैंड्स को एक चीज़ करनी चाहिए कि वाइफ को अगर खाना खुद भी नहीं बना सकते तो सपोर्ट ज़रूर
हफ्ते में 1 या 2 बार तो करना ही चाहिए, ये आपको और क्लोज रखेगा। ओके, यस, राइट, ये बिकॉज क्या हो रहा है कि वाइफ के लिए एक ना लाइबिलिटी हो जाती है अदरवाइज कि खाना बनाना है खाना। जस्ट इमेजिन हस्बैंड आके सिर्फ चॉपिंग ही कर ले या खड़े होके 2-3 चीजें ही कर ले, दैट इज गुड इनफ। प्रॉब्लम है कि वो लाइबिलिटी बना दे रहे हैं कि तुम्हारा तो कर्तव्य ही ये है, ही काम है, तुम्हारा ही ऐसा कुछ नहीं है, मिल बांट के कीजिए तो ये सारी चीज सही रहेगी। इनफैक्ट मेरा अभी ये अनुभव है, ज़्यादातर जब वाइफ किचन में हो और हम बाजू में जाके खाली खड़े भी हो जाए, एब्सोल्युटली, और उनको जो कुछ शेयर करना है, जो बातें करनी है वो करते भी रहे, एग्जैक्टली, तो भी इट इज़ मोर देन इनफ। और मैं ना एक और चीज़ कहूँगा आज के समय पे कि हस्बैंड वाइफ्स की जस्ट बात हो रही है, तो 25, 30, 50, 100 रुपए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं सारी क्लासेस के जो आज के हिसाब से मेरे हिसाब से सारे व्यूअर कर सकते हैं, उसके पीछे अपने मन की शांति, बीपी बढ़ाना कोई सेंस नहीं बढ़ता। कि वाइफ अगर सब्जियां लेके आ गई 100 रुपए ज्यादा और आप उस पर पूरा दिन अगर खराब हो, कितने बार बोला है, आप अगर उसको प्यार से बोलोगे ना, वो बेटर तरीके से एंकर हो जाएगा। 2-3 बार वो मिस्टेक करेगी, तीसरे बार उसको खुद ध्यान रहेगा कि नहीं। बट आप गलती क्या करते हो, यार कितने बार बोला है 100 रुपए महंगी, क्या पैसा वेस्ट, पानी में क्या आग पेड़ पे उगता है क्या, ये वो आप 100 रुपए के चक्कर में आपका पूरे दिन भर का शांति भंग कर रहे हो, खुद का बीपी बढ़ा रहे हो। भाई उसकी मेडिसिन और महंगी आने वाली है और आप बाद में एडमिट होने वाले, आप ये सारी चीजें नहीं सोच रहे हो। एक दिन एक वो धोनी जी ने जो कहा ना, थोड़ा सा ठहराव रखो, सोचो ठीक है हो गया यार, देखो यार बहुत महंगा होता है, अगली बार ध्यान दो। मैंने ये पर्सनल लाइफ में एक चीज देखी हुई है कि सामने वाला, देखिए दोनों का टेम्परामेंट अलग होगा, हम दोनों को सेम नहीं समझ सकते, ठीक है। दोनों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपने आप को तुम महान समझो, सिंपल सा है। अपने आप को तुम महान, कि मैं बड़ा हूं तो मैं फॉरगिव भी करूंगा या करूंगी, मैं ही सब कुछ करूंगा, अपने आप को बड़ा समझो। एंड आप ही वो व्यक्ति बनो जो कम्युनिकेट करे, आप ही वो व्यक्ति हो जो सामने वाला अगर गुस्सा हो रहा है तो ठहराव के साथ सुने। अब कुछ लोगों की कंप्लेन होगी कि नहीं, मैंने, हाँ, कि कोई ऐसा कहता है कि हर बार मुझे ही सॉरी कहना है, मुझे ही सॉरी, हर बार मुझे ही शुरुआत करनी है। हाँ, तो इसका एक सिंपल सा है, मेरा मैं मानना है कि क्या उसके बोलने से आपका जा क्या रहा है, ये बस आपका ईगो रोक रहा है। आप सिंपल सा, लेट्स से इस केस में हस्बैंड बोल रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होगी कि तुम 100 रुपये महंगे दे के लेकर गए, फिर वाइफ उनकी पुरानी खोट निकालेगी, तुम भी तो एक बार साबुन 40 रुपये एक्स्ट्रा दे के लेके आ गए थे, अच्छा तुम मेरे को ज़्यादा तेज चल रहे हो, तुम्हारा तो घर वालों ने यही सिखाया हुआ है, ये वो माइक के चले, यहीं पर आती है। जस्ट इमेजिन 100 रुपये ज़्यादा लेके आए हैं, वाइफ अगर महाने वाइफ बोल दे हाँ यार इस बार तो सही में गलती हो गई, पक्का मैं अगले बार, हस्बैंड और एक बार चिल्लाएगा, बट इसके बाद अब वो क्या बोले, आपने वहीं पे रोक ही दिया ना, रोक दिया है, राइट, आपने एक्सेप्ट कर लिया। प्रॉब्लम है कि हम ईगो के साथ हम भी लड़ेंगे, फायदा कुछ नहीं है। मैं एक रूल फॉलो करता हूँ अपने लाइफ में, जो बड़े मुश्किल से बनाया मैंने, लास्ट 6 साल से मैं फॉलो करता हूँ इस चीज को, वो है एक बढ़िया 10 ईयर रूल। 10 ईयर रूल क्या है, ओके, और बहुत सारे लोगों के लिए 10 ईयर तो 10 आवर रूल हो सकता है। मैं सिंपल सा, कोई भी चीज़ अगर इस तरह से बवाल हो रही है, क्या ये चीज़ मेरे लिए मैटर करेगी 10 साल बाद, तो आप समझो ये 100 रुपए की चीज़ 10 साल छोड़ दो, 10 महीना छोड़ो, 10 दिन बाद मैटर नहीं करेगी, तब तक दूसरा मैटर आ जाएगा। लोग सड़क पे उतर के, किसी ने बस स्क्रैच मारा, उठा के उसको मारने दौड़ते हैं। भाई साहब आप ना उसको जानते हो, अरे खाली ओवरटेक करने पे भी लड़ाई हो जाती है। तो आप खुद सोचिए, अरे क्या ये मैटर करेगा, सॉरी बोल दो, निकल लो यार, निकल दो। आप छोटे नहीं हो जाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे है, हमने अगर क्षमा मांगी तो हम छोटे हो गए। जैन धर्म में तो भाई प्रदूषण के बाद जो उनका पूरा प्रोसेस होता है, उसके पहला ही मिच्छामि दुक्कडम, एग्जैक्टली, तो कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये आपके दिमाग से निकालिए इस चीज को। बीइंग अपोलोजेटिक इज नॉट रॉन्ग, ऑब्वियसली यू शुड मीन इट, राइट। और हमेशा पहले अपने आप पे झांकना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि हम दूसरे के पैर पे, जो हस्बैंड्स, चलिए लेट्स मेक इट बोथ द साइड्स, जो हस्बैंड्स वाइफ को बोल रहे हैं, जो वाइफ्स हस्बैंड्स को बोल रहे हैं तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, एक वाइफ को भी सोचना चाहिए उस हस्बैंड के पैरों पे अपने आप को रख के कि यार वो भी इतना काम कर रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस है पैसे कमाने के लिए, बच्चे को भी रेस करना है, घर भी देखना है, प्लस सासू माँ उसको, उनको बैलेंस करना है, उनकी माँ है उनको भी बैलेंस करना है, सब कुछ करना है। तो लड़की ये समझने लगता है और लड़का ये समझे कि यार वो भी तो बेचारी कितना काम करे, कोशिश तो कर रही है। ये अगर दोनों ने एक दूसरे को, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आने लग गया ना, मैं बता रहा हूँ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद कम्युनिकेशन, सारी चीजें। तो पुराने जमाने में क्या था, सारे रिश्तों में यही चीज थी जिसके चक्कर में आई थिंक रिलेशनशिप को लेकर एक अपना रिस्पेक्ट हो गया, एक कम्युनिकेशन जो हमने शुरुआत में बात करी,
तीसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, और शायद सर्वे ये कहता है कि अराउंड 60% प्लस झगड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में पैसों को लेकर होते हैं, राइट? सो उसको लेकर आपका क्या कहना है? तो कि जैसे ये आजकल जो जनरल डिंक्स आया हुआ है कि डबल इनकम एंड नो किड्स, एक ये रहता है, और या तो फिर किड आ जाए तो उसके बाद में उतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि 2 इनकम हो या दोनों का खर्चा कैसा हो, या 70% प्लस आईफोन वो EMI पे लोग ले लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग फाइनेंस मैनेज नहीं कर रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, या क्या इश्यूज आ रहे हैं? देखिए, लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके रिश्तों को भी अफेक्ट करता है। ओके। आज समय बदल गया है, आपको समझना है, हम 21st सेंचुरी में समय के साथ बदलना पड़ता है आपको, ठीक है? इसको हर एस्पेक्ट में आप देखिए। पहले फिटनेस बैंड्स की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि पहले हेल्दी फूड्स होते थे, एडल्ट्रेटेड फूड नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, और लोग चल के जाते थे। तब कंप्यूटर्स का जमाना नहीं था, सेडेंटरी लाइफ नहीं था, तो उस समय पे वो चीज़ काम करती थी। आज के समय पे सेडेंटरी लाइफ है, तो आपको स्टेप्स मॉनिटर करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको स्ट्रेस मॉनिटर करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। आपका फूड सब कुछ नहीं दे रहा तो शायद सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होती है, होता है, राइट? तो हर समय के साथ पहले आपको बदलना पड़ेगा। तो लाइकवाइज आज के समय में आपको समझना पड़ेगा कि पहले के ज़माने में बच्चा रेस करना और आज के समय पे बच्चा रेस करना, दोनों का इक्वेशन अलग है। हाँ। लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट इन मैथ्स ऑल्सो, और इस चीज़ को समझाते हैं। आज 2025 में अगर कोई, अब देखिए पहले कैसे शॉक होंगे और उसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, पहले लोगों को झटका लगेगा। 2025 में अगर आज के टाइम पे कोई बच्चा करता है और वो मेट्रो सिटी में रह रहा है, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, इस जगह चेन्नई, यहाँ पे रह रहा है, तो आप ये बच्चे को 25 वर्ष तक अच्छी पढ़ाई, पहली जो हर कोई माता पिता चाहेंगे अच्छी पढ़ाई दे, अच्छी पढ़ाई प्लस अच्छे एजुकेशन के साथ अच्छा रहन सहन, नॉर्मल वाला भी अगर आप देना चाहें, तो आपको 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 3.5 करोड़। अब झटका लगा, राइट? करेक्ट। चलिए अब दूसरा एंगल देखते हैं इसको। मैंने मेट्रोस की बात करी, टायर 2 टायर 3 में मे भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा, ठीक है? ओके। अब आप बोलोगे ये कैसे निकाल दिया, अब तो हम बच्चे ही नहीं करे ना। शांति से सुनिए, अब आपको पूरा डिकोड हो जाएगा। आपको समझना है, महंगाई, जनरल महंगाई 6% से बढ़ती है, आपने जो सुना होगा। इसको एक सिंपल सा करते हैं, मेरे को बताइए, आज अगर हम अहमदाबाद में जाते हैं, एक गाठिया का पैकेट लेते कितने का पड़ेगा अंदाजन? आई थिंक 200-300 रुपए। और यही आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले 100 रुपए का पड़ रहा होगा, शायद उससे सस्ता, उससे भी सस्ता। इसी को महंगाई कहते हैं, मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। 6% हर साल से बढ़ रहा है, तो 12 साल में डबल हो जाता है कोई भी चीज़, ठीक है? एवरेज हम 6-6.5%। तो आप ये देखो, वो डबल हो गया, ये 6% से बढ़ रहा है, लेकिन एजुकेशन 14% से बढ़ रहा है, 14%। ओके। ये तो अभी है, हो सकता है आगे और बढ़ जाए, और बढ़ेगा। इसलिए आपने किससे सुने होंगे, बैंगलोर में प्री स्कूल में पढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए लग रहे हैं। अहमदाबाद में भी मेरा बच्चा भी प्री स्कूल में 2 लाख, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 2.5 लाख। मैंने बोला भाई क्या बात, आप देखिए हम 60 रुपए में पढ़े हुए हैं। तो यही, इसी को महंगाई कहते हैं, ठीक है? राइट। तो पहली चीज हो गई है कि आपका सबसे बड़ा एनिमी है एजुकेशनल इन्फ्लेशन, जो भारत में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि जब तक आपका बेटा बड़ा होगा, आप लोगों ने आज के टाइम पे आप सोच रहोगे एक नॉर्मल इंजीनियरिंग 8-10 लाख में हो जाएगी, वो तब तक करते करते 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम लगना है। दैट इज वन। पोस्ट ग्रेजुएशन का अलग से, और गलती से अगर आपका बेटा या बेटी, गलती से क्या अच्छे से हम बोलेंगे, पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया और उसने बोल दिया मेरे को हार्वर्ड या लंदन बिजनेस स्कूल पढ़ना, तो उसके 2 करोड़ आप और ऐड कर लो, ठीक है? तो पहली चीज हो गई एजुकेशनल इन्फ्लेशन। दूसरा, आजकल आप जब एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो वहाँ पर असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स के साथ पेरिफेरल एक्टिविटीज होती हैं, ढेर सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। स्विमिंग के लिए आपकी बेटी जाएगी, जब देखेगी कि उसके दोस्त लोगों ने स्विम सूट 2-2 तरीके के रखे हुए हैं, तो शी वुड ऑब्वियसली डिमांड, और आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर ने बोला है स्विमिंग क्लास में जरूरी है, तो वो सब है। तो पहली बात क्या होगी कि पहले आपका पूरा स्पेंड्स लगा के, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फॉर द 25 ईयर्स हार्डली कोई बीमारी हो रही है, ये मैं एक और एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तब जाके ये 3-3.5 करोड़ का खर्चा हो रहा है। बच्चे को मे बी हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ होता है, एंड गॉड फॉरबिड अगर कुछ इशू आ गया तो उसमें तो और होता है, और ज़्यादा, क्योंकि थेरेपीज का कॉस्ट लग जाता है, बट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो अब लोग डर गए, अरे यार फिर तो हम तो बच्चे ही नहीं। अब सुनिए, अगर आपका नेट बोल रहा हूँ, नेट इनकम घर का 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपीस, दोनों का मिला के एक जन कमा रहा है, जो भी है,
तो फिर आप आराम से कर सकते हो. नाउ यू थिंक फ्रॉम बैंगलोर परस्पेक्टिव, दिल्ली परस्पेक्टिव, मुंबई परस्पेक्टिव. देयर आर मेनी पीपल who actually are getting paid 1.5 lakh rupees per month. तो पॉइंट मेरा ये हुआ कि आज अगर आपकी 1 लाख सैलरी है हस्बैंड की, इसलिए आप देखोगे कि मेट्रोज में बाय डिफॉल्ट हस्बैंड एंड वाइफ को साथ में काम करना पड़ रहा है, जॉब करना. अब आप समझ रहे हैं, राइट. पुराने जमाने में सिर्फ एक जन भी काम करता था, चलता था. बट आज के समय पे करना पड़ रहा है. ये अब रीजन समझिए. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पहले इन लोगों ने मैथ्स नहीं किए होते, फिर अचानक से हस्बैंड एक दिन घर पे आके, यार महंगाई बढ़ रही है यार, घर के खर्चे तू देख लेना ना, तो तू काम करने लग जा. तो हस्बैंड इज अर्निंग 1 लाख रुपीज, द वाइफ स्टार्ट्स अर्निंग 50,000. तो अब 3 करोड़ का टारगेट बड़ा नहीं दिख रहा है कि भाई 1.5 लाख ठीक है, 2 जन मिला के कर सकते हैं और कर ही सकते हैं. क्योंकि आजकल अगर आप बैंगलोर जा रहे हैं, ठीक ठाक पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा स्किल भी है, आपकी स्टार्टिंग 60,000 से तो हो ही रही है. तो 2-3 साल में स्किप विप मार के आप कर सकते हो, 1 लाख तक का पैकेज कर सकते हो. राइट. तो पहला चीज ये उनके लिए इशू नहीं है जो करियर को लेकर थोड़े से एम्बिशियस है, जो थोड़ा सा स्किल अपना अपग्रेड कर रहे हैं. जिसका 1 लाख सैलरी ना हो, उनको बच्चे का प्लानिंग सोचना चाहिए. एग्जैक्टली. या तो आपके पास कोई प्लान बी ऐसा हो कि हमारी एक पुश्तैनी एक लैंड है जिसको हम बेच के या कहीं प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा के ये कर सकते हैं. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आप बैंगलोर जैसी या मुंबई जैसे शहर में आप 50,000 में रुक रहे हो, 40,000 तो आपके सारे एक्सपेंसेस में लग जा रहे हैं. हाउ डू यू एक्सपेक्ट 10,000 में आप चाइल्ड को रेस करोगे, फिर पर्सनल लोन और ये सारी चीजें. तो अब 1.5 लाख तो रीजनेबल लग रहा है ना आपको. क्योंकि लेट्स से यू गेट मैरिड बाय 26, 4 साल आप आराम से 3 साल बाद कीजिए, एंड देन यू प्लान आउट योर बेबी, योर फर्स्ट बेबी. और लोग ज्यादातर जैसे इनकम बढ़ती है, उससे पहले लोग फोन, बाइक या कार या महंगा घर, वो सारी चीज़ों में लग जाते हैं. तो उनको हम क्या कहना चाहेंगे? ये होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. भारत में सबसे तेजी से लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. मोर देन द एजुकेशन, आई वुड से एजुकेशन स्टिल उससे ऊपर है. क्या बात है. एजुकेशन कितना महंगा होगा आप सोच के हैरान हो जाएंगे. ये तो 14 हम कंजर्वेटिव काउंट कर रहे हैं, 14 तो अभी का है, धीरे धीरे और बढ़ने वाला ये और बढ़ेगा. ये मतलब दिस इज अ वेरी बिग बिजनेस. एक मिडिल क्लास फैमिली का 54% इनकम एक बच्चे को रेस करने में जाता है. 54%. और उस इनकम का 50% गवर्नमेंट को जाता है, अलग अलग तरीकों से. इनकम टैक्स हो गए, जीएसटी हो गई, ये सारी चीज़ हो गई. तो वो क्यों फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे. बट जस्ट इमेजिन अगर एक हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेट करें कि यार बेबी करना है. क्या हो रहा है, सब लोग बेबी क्यों कर रहे हैं, इसलिए बहुत बार हस्बैंड वाइफ नहीं चाहते हैं, हस्बैंड के मदर बोल रही है, वाइफ की मदर बोल रही है, फैमिली मेंबर्स का प्रेशर ज़्यादा रहता है. और वो भी चीज़ सही है क्योंकि दे आर कैलकुलेटिंग ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल, ये सारी चीज़ें. इसलिए आप देखोगे, आप ट्रेंड चेंज देखिए. आज से 100 साल पहले 50-50 लोग साथ में रह रहे थे एक ही घर के अंदर. 50 साल पहले 20 लोग हो गए, 20 साल पहले 5 लोग हो गए, अब एक बच्चा माता पिता हो गए. अब विदाउट चाइल्ड फैमिलीज होने लग गई हैं मेट्रोज में. डोंट बी सरप्राइज, सिंगल फैमिलीज बाय 2040 बहुत सारी होंगी. सिर्फ लड़की रह रही है, सिर्फ लड़का रह रहा है. सो शायद उस समय पे हस्बैंड एंड वाइफ को जॉइंट फैमिली लोग कहते होंगे. एब्सोल्युटली. आपको पता है अभी एक नया कंसेप्ट चल रहा है, उसमें मैरिडली डाइवोर्स्ड करके कंसेप्ट चल रहा है. उसमें क्या कर रहे हैं, पति पत्नी एक ही घर में रुक रहे हैं लेकिन अलग अलग कमरे में सोते हैं. ओके. कि भाई तुम अपना लाइफ अपना देखो, मैं अपना लाइफ अपना देखेंगे, सोसाइटी के लिए हम लोग साथ में हैं. बट इमोशनली दे आर नॉट टुगेदर. किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है. ठीक है, तीनों में से अगर कोई भी 2 चीजें हैं, आपकी वो रिलेशनशिप चलेगी. इमोशनल कंपैटिबिलिटी, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी. लेट्स से विद एज बहुत सारे लोगों का, एटलीस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ टैबू, फिजिकल कंपैटिबिलिटी इतनी नहीं रहती है क्योंकि लोग हग नहीं कर सकते, किस नहीं कर सकते, ये बहुत लोगों का रहता है. बट बाकी 2 होने चाहिए. इमोशनल कंपैटिबिलिटी मतलब अगर आपकी वाइफ दुखी है, इतने साल से आप साथ में, और आपको ये तक पता नहीं चल रहा वो दुखी है, और क्यों दुखी है, आप उससे वार्तालाप नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है. स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी, इसलिए मेरा मानना है कि थोड़े बेसिक लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि आपने क्या किया, इतना डिस्ट्रैक्शन, इतना केओस है. पहले ज़माने में इतना केओस नहीं था. पहले गांव में जाओ, बढ़िया क्या काम है आपको, बढ़िया सुबह
खेती करिए, शाम को आप आओ, दोस्तों के साथ बैठो, वाइफ्स अपना अपना खिलखिला रही हैं, खाना बनाए, सो गए वापस उठे, प्रोसेस है। अब आपको बिल्स के बारे में सोचना है, बच्चे के एजुकेशन के बारे में सोचना है, बच्चे को अगर कोई इशू है उसके बारे में सोचना है, मेंटल हेल्थ उसके बारे में सोचना है। उसमें एआई मेरा जॉब नहीं ले लेगा। एग्जैक्टली वो आई थिंक आज के समय में सबसे ज्यादा जो हेडेक या स्ट्रेस है वो शायद एआई और के बिल्कुल कारण है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अगर 12,000 लोगों को निकाल रही है, टीसीएस 12-15,000 लोगों को निकाल रही है, तो वो डर स्वाभाविक सा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं रिप्लेस नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में दो चीजें कहना चाहूंगा। हस्बैंड वाइफ को अपने फाइनेंस में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, या कितना पैसा बचाना चाहिए, कितने परसेंटेज, या फिर अपने बच्चे के लिए अब एआई सारे काम कर लेगा तो बच्चे का फ्यूचर कैसे सेट करेंगे? देखिए, एआई उन्हीं की जॉब्स खाएगा जो अपने आप को एआई से अपडेट नहीं करेंगे। दैट्स इट। जो रिपीटेड चीज़ें हैं उनको खाया जाएगा। अगर आप एआई सीखते हैं, एआई से इक्विप्ड हैं, तो आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही। एक बहुत बढ़िया, एक डायरी ऑफ ए सीईओ करके एक पॉडकास्ट चलता है, बहुत प्यारा सा। हाँ? राइट। अब उनके जो फाउंडर हैं उनके साथ एक बहुत बढ़िया सीन हुआ। उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक लेटर भेज दिया ईमेल के थ्रू कि भाई मैं अपनी कंपनी में इस महीने $20,000 खर्च करूंगा आप सब पे, ठीक है? $20,000 है कि आप लोग जिस जिस डोमेन में हो, जो अकाउंट्स में, जो मार्केटिंग में, आपको एआई रिलेटेड, आपके ही डोमेन रिलेटेड टूल सीखने। जो सीखेगा मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ये पूरा $20,000 इस चीज पे लगेगा, ठीक है? ये तो उनका अननेसेसरी एक्सपेंस था। राइट। जहां सारी कंपनीज निकाल रही थी, इन्होंने बोला कि मैं करूंगा। बोले जो एक भी स्किल एक्वायर नहीं करेगा अगले 3 महीने में, वो नौकरी से जाएगा, ठीक है? वाह। अब सबने सीखा। 1 साल के अंदर उनको $3 मिलियन का एडिशनल प्रॉफिट हुआ, बिकॉज ऑफ दे ऑल वर एआई इक्विप्ड। सो वाह। पॉइंट ये है कि उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके लोग इतने इक्विप हो गए कि एक बंदा 20 लोगों का काम करने लग गया। सो पॉइंट इज कि आपको, लेट्स फेस इट, अरे एआई आ गया, ये जॉब खा रहा है, रैंट करके क्या मिलेगा? अपने आप को आपको इक्विप करना पड़ेगा। और इक्विप करने का मतलब बस ये नहीं है कि चैट जीपीटी से आप दिन भर बतियाते रहो कि चैट जीपीटी आज मौसम कैसा रहेगा, चैट जीपीटी आज मैं घूमने जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये नहीं, आप कुछ सीखिए, उसको यूजेबिलिटी के लिए यूज़ कीजिए, यूटिलिटी के लिए यूज़ कीजिए। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, सब बहाने होते हैं। देखिए, हम मनुष्य के पास सबसे बढ़िया चीज़ एक होती है, वो होती है कि वो अपने बट पे बैठ जाता है। मैं इस बट की बात नहीं कर रहा हूँ, बीयूटी बट की बात कर रहा हूँ। तो वो बट कि अरे कर तो लेता, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे यार एआई टूल तो बड़े महंगे होते हैं। भाई साहब, आपके पास सिम एयरटेल की है तो एयरटेल वाले 1 साल के लिए आपको एक एआई टूल फ्री में देते हैं। 17,000 रुपए जिसका कॉस्ट है। और वो भी प्राउड की बात है कि इंडियन फाउंडर है। एग्जैक्टली। राइट। और बहुत अच्छा टूल है, आप वो ले लो भाई। दिसंबर तक, अभी भी अगर कोई वीडियो देख रहा है और दिसंबर नहीं आए तो आप दिसंबर में ले लो। दिसंबर तक आप ले सकते, जनवरी में डिसकंटिन्यू होगा, बट नहीं, क्योंकि आपका फोकस। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये वही व्यक्ति कंप्लेन करेंगे जो 199 रुपीज पर मंथ नेटफ्लिक्स के लिए मोबाइल वाले उस चीज के लिए दे सकते हैं, और वो शायद $18 या $20 का एआई का सब्सक्रिप्शन। एग्जैक्टली। वही लोग मल्टीपल डिवाइसेस के लिए 800 रुपए दे देंगे, लेकिन इस चीज के लिए नहीं देंगे। सो एआई सारी चीजें। अब आते हैं आपके इस प्रश्न पे कि एक बच्चे के उसके लिए, या फिर लेट्स से एक फैमिली दो साथ में है, वो किस तरह से प्लान किया जाए। प्रैक्टिकल तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप दोनों को साथ में बैठ के देखना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट्स क्या है। इसको अगर बाइफरकेट किया जाए, रॉबर्ट कियोसाकी जी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। आपको देखना है कि ये बिल्कुल ज़रूरत है, खाना ज़रूरी है, रेंट ज़रूरी है, गाड़ी का फ्यूल ज़रूरी है, बट मूवी 5 बार जाना अभी के लिए नहीं, अभी ज़रूरी नहीं है। तो वो वांट में चला जाएगा। एग्जैक्टली। वेरी गुड। तो आप पहले इस चीज़ को बाइफरकेट तो करो। ऑटो मोड में क्यों चल रहे हो? जब आप लिखोगे तब अपने आप, क्योंकि आप फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हो लेकिन अपनी हैबिट्स चेंज नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा? तो पहली चीज़ आप ये चीज़ डिसाइड करो। दूसरा, लेट्स से आप जब ये चीज़ करोगे और अपनी बजटिंग करोगे, आपका खर्चा कितना जा रहा है। थोड़ा वांट वाले कुछ और एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। लेट्स से आपकी आदत लगी कि बाहर हर हफ्ते 3 बार जोमेटो से आप ऑर्डर कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फूड एग्रीगेटर एप्स का बिजनेस आप लोगों के कारण ही चल रहा है, लेकिन आप 2 डैमेज कर रहे हो। हेल्थ का डैमेज करते हो, प्लस फूड आपको 40% एक्सपेंसिव हो रहा है। आप घर पे जो बनाओगे उससे 40% मोर एक्सपेंसिव हो रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ 3 बार मत खाओ, आप महीने में 2 बार खाओ ना। अगर आपको बजट, हाँ, अगर आपका पैकेज अच्छा है, ठीक ठाक है, एंड इफ यू थिंक कि ये मेरे को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा और आपको शौक है, तो ठीक है।
तो फिर नीड में चला जाएगा, तो फिर नीड में नीड चले में चला जाएगा, जाएगा, अदरवाइज ये वांट ही है। वांट ही, राइट। देन आपका है कि भाई हर वीकेंड लॉन्ग ड्राइव पे चलना है, भाई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, फ्यूल का भी एक एक्सपेंस आता है। तो पहले हस्बैंड एंड वाइफ को बैठ के नीड एंड वांट डिसाइड करना चाहिए। दूसरा, देन कम टू द ग्राउंड रियलिटी, रियलिटी चेक लीजिए। दोनों की सैलरी मान लीजिए, मान के निकल रही है 70,000, एंड सासू माँ पीछे पड़ी है कि नहीं बेटा कब कर रहे हो, अब तो आसपास वाले पूछ रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं, बट यू डीप डाउन नो कि यार हम अभी 2 साल नहीं कर सकते, तो अभी 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेट्स से वाइफ की एज 28 हो गई है, तो अब 2 चीज़ क्या करनी है। पहला, हस्बैंड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है मैं भी अपने स्किल्स अपग्रेड करता हूँ, मैं स्विच करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी इनकम बढ़ाऊँ, तुम भी कुछ साइड में देखो। और दूसरी चीज़, दोनों को अपने फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली इट इज बीइंग सेड कि कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाएंगे 30s शुरू हो जाएंगे। तो आप अभी से अपने आप को फिट रखना शुरू करो ना। व्हाट इज हैपनिंग आजकल, मेल टेस्टोस्टेरोन 28 27 से इतना ज्यादा डिप हो जा रहा है। हाँ। तो ना उनमें एनर्जी बची है, ना उनके पेशेंस बचा है, ना उनका मेंटल सैनिटी बची हुई है। सेम अ फीमेल गोज थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस बियॉन्ड अ सर्टेन एज। राइट राइट राइट। तो आपको ये समझना है कि भाई अगर आप अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करोगे, फिट रहने की, स्ट्रेस लेवल्स अपने कम करोगे, डेलिब्रेट कोशिश करोगे, मेडिटेट भले ही 10 मिनट करोगे, माइंडफुलनेस की कोई एक्टिविटी करोगे, तब जाके आप ये कर पाओगे। अदरवाइज आपको जो फोर्सिव वे में आपको वो 28 में करना ही पड़ेगा। बट आप यहाँ से तो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। तो वहां पर बैठ के आप निकालो, अच्छा ये मेरा बजट है, आप प्लान करो कि यार ये वीडियो देखा था 1,50,000 बोला, 1,50,000 तो नहीं बट 1 लाख तो अपन जा सकते हैं। पर अगर 1 लाख की अपन ने आदत 1 साल में लगा ली तो अपन 150 पहुंच जाएंगे यार 2 साल। फिर हम एक बार प्लान कर सकते हैं। तो मम्मी को हम बोल देंगे, तो लड़के को भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मम्मी आप फोर्स मत करो, हम इस साल नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। वो आई थिंक ज्यादातर बेटे जब वो काइंड ऑफ स्टैंड नहीं लेते, यही तो उसके बाद में मैक्सिमम वाइफ्स की कंप्लेन है, यार तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार उनकी माँ गलत होती है, बट लड़कों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक लड़की को समझना चाहिए, एक लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है बचपन से जहाँ पर पली बड़ी है, सिर्फ उसके भरोसे, सिर्फ उसके भरोसे। और वही अगर अपना भरोसा नहीं देगा तो उसके माइंडसेट पे क्या बीतेगी लड़की के। सो आपको समझना पड़ेगा कि दैट गर्ल को, गाय को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, सिंपल। और एक चीज़ है, जस्ट थोड़ा अलग है इस चीज़ से, लड़कों के साथ एक और प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं लड़कियों के साथ दे रहा हूँ, नहीं, मैंने लड़कों का भी पॉइंट बोला, लड़कियों का भी बोला है, लेकिन लड़कों के साथ एक और प्रॉब्लम हो रही है। वो ये नहीं समझते हैं कि बायोलॉजिकली अ मेल एंड अ फीमेल आर मेड डिफरेंटली। अब इसको थोड़ा इलैबोरेट करता हूँ। एक फीमेल हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जाती है, और उसका क्लियर कट है कि ड्यूरिंग दोज देयर आर फेजेस जब वो शी इज बाउंड टू बी इरिटेबल, उसको इरिटेशन होगी, सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, उसको पेन होगा, देयर आर फेजेस। लड़कों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो पता भी नहीं करना चाहते। अब जस्ट इमेजिन साइकिल का वो पीरियड है जब वो ऑलरेडी बहुत पेन में जा रही है, बहुत इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है, और वो लड़का आके उसको और फ्रस्ट्रेशन दे रहा है। व्हाट विल गो इनटू हर माइंड? और वो अगर कुछ पलट के बोलते ये दिल पे ले ले, वो भी गलत है। सो आपको ये साइकिल भी समझना जरूरी है, आपको समझना है। आई थिंक 25 दिन वो मेल को संभालती है, तो 5 दिन मेल का रिस्पांसिबिलिटी है एग्जैक्टली उसको संभालने। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हार्डली वी सी इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज जहां पे द मेल टेक्स दैट इनिशिएटिव। यार एक छोटी सी हैबिट अगर डेवलप कर दी उस टाइम पे, सिंपल सा है, हर महीने नहीं, हर 2 महीने में ना, उस टाइम पे आप अपनी वाइफ को एक डार्क चॉकलेट गिफ्ट करो। इट इज बेनिफिशियल इन 2 ways. First, she'll feel happy, and this is actually good during the periods. Yes, this is scientifically proven. Right. कि इसके अंदर इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इस तरह के चीजें होती हैं which makes her feel more comfortable. दूसरा, ज्यादातर फीमेल्स को पानी पूरी पसंद है ये टाइम में। अब आप वो बैलेंस बनाओ वहाँ पे। राइट। तो पॉइंट है कि लड़कों को ये चीज नहीं पता, और उसी टाइम पे आप आके उसको 3 चीजें बोल रहे हो, शी इज नॉट इन दैट स्टेज। राइट। तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी एक और चीज है, मैंने एक फिजिकल इंटीमेसी वाली पार्ट बोली थी। अब क्या होता है जब नई नई शादी हो रही है बहुत लोगों की, सो अनफॉर्चुनेट, मैं बहुत कठोर सत्य कहूँगा, लोगों को शायद बुरा भी लग सकता है, अगर हमारे देश में
अरेंज मैरिजेस क्यों हो रही है, मतलब सबसे देखिए हमारे इसमें प्रोपोगेंडा सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है अरेंज मैरिजेस। राइट। अरेंज मैरिजेस से फिजिकल वाला एस्पेक्ट अगर हटा दिया जाए ना, 70% लड़के शायद शादी नहीं करेंगे। ये हार्श रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। ओके। अ लॉट ऑफ गाइज आर जस्ट डेस्परेट कि शादी क्यों करेंगे, कि देन विल गो टू हनीमून। क्योंकि दे हैव बीन सो थर्स्टी, व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए भी अगेन वही वर्ड कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मे बी किसी दिन मेल इज नॉट इन अ मूड, ऑफिस स्ट्रेस है, बहुत काम है, मे बी फीमेल। जब आप कम्युनिकेट करने लगते हो ना, एवरीथिंग बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल। स्पिरिचुअल एंगल में अगर देखा जाए, कम्युनिकेशन का एडवांस फॉर्म ही था जो हमारा शिव जी ने और पार्वती जी ने जो करा था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, भैरव तंत्र। भैरव तंत्र, बराबर बराबर। क्या है भैरव तंत्र? इज elaborated, although it is telling you about meditation different forms, but it's beautiful, this thing of how both of them communicate, communicating with each and other, then that physical intimacy actually happens. पॉइंट है कि हर चीज के लिए देखिए पॉइंट वही आएगा, कम्युनिकेट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हैं। तो एक इन लड़कों को इमोशनल लेवल पे समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कियों को भी एट द सेम टाइम फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। राइट। देखिए लड़कियों के साथ अभी क्या हो रहा है कि अ लॉट ऑफ फीमेल हैव बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, तो उनका में भी शायद स्पाउस के लिए जो रिस्पेक्ट होना चाहिए शायद। यस। क्या होता है कि देखिए अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अराउंड 30s 31 32 मैरी कर रहे हैं, आप उसमें देखेंगे ज़्यादातर जैसे सेलिब्रिटीज़ का आप डाइवोर्स देख रहे हैं, दे आर यूजुअली मैरिंग अ लॉट लेट एंड देन दे आर कंप्लीटली गेटिंग अपार्ट। क्या हो जा रहा है, और उसमें आप हमेशा देखेंगे फीमेल्स, जितने केसेस है, एक क्रिकेटर का हुआ उसमें भी आप केस देखेंगे तो फीमेल वाज ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट। दो क्रिकेटर्स के, ऐसे क्रिकेटर्स तो बहुत सारे हुए बॉलीवुड में होते रहते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, एक तो ईगो क्लैश आ जाता है, दूसरा क्या होता है कि कभी कभार जीवन में कोई व्यक्ति अपना प्लेन इतने बार अकेले उड़ा चुका रहता है कि उसको लगता है मुझे को पायलट की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो उड़ा ही ले रहा हूँ ना। यही चीज हो जाती है। सो आपको समझना है कि एक इमोशनल लेवल पे, और इसी में सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहूँगा कि बाहरी दिखावे पे जितने भी रिश्ते बनेंगे, शोशाबाजी पे, लुक्स के बेसिस पे, वो टेम्पररी है। क्योंकि यार मान लो भाई हम इंसान हैं, तुम जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से जितने लोग, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हमेशा के लिए अमर रहोगे, नहीं रहोगे, 15 साल बाद हम सब एक जैसे ही दिखने लग जाएंगे। 15 20 कोई 25 साल। राइट। झूरियाँ सबकी आनी है, सब फेड होंगे, सब ये होंगे। तो अगर लुक्स के बेसिस पे आज आप शादी कर रहे हो तो 25 साल बाद गायब होने वाला है, वो तो गायब हो जाएगा। तो आपके पास बेसिस ही नहीं बचा, फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा मराइटर, वो दूसरे लुक के पीछे जा रहे हैं, और यहीं पे फिर रिश्ते खराब होंगे। तो आपका जो बेस है वो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए, वो दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। दिल से दिल का कनेक्शन होगा तो रिश्ता चलेगा, दिमाग से होगा तो दिमाग तो विचलित होता है, बंदर मंकी माइंड बोलते हैं ना, तो इधर से उधर जंप करता रहेगा। सो ये मेरा एक सजेशन सब लोगों के लिए रहेगा। एक्सीलेंट। मुझे लगता है आपके पास फाइनेंस से लेके, मेडिटेशन से लेके, स्पिरिचुअलिटी से लेके हर एरिया के अंदर बहुत बड़ा खजाना है। एंड मेडिटेशन को लेकर यदि हम बात करें तो आपका कोई फेवरेट मेडिटेशन या फेवरेट कोई क्रिया जो आपको लगता है कि सारे व्यूअर्स को हेल्पफुल हो सकता है? देखिए मेडिटेशन में मैंने एक चीज़ समझी, वन साइज डजंट फिट ऑल। अब एक एग्जाम्पल लीजिए ना, एक डॉक्टर के पास जाते हैं 3 मरीज, एक को पेट का दर्द है, एक का सर का दर्द है और एक को पैर का दर्द है। डॉक्टर तीनों को सेम दवा तो दे नहीं सकता, नहीं दे सकता, सबका अलग है। तो लाइक वाइज कौन सा प्रकार का मेडिटेशन किसके लिए हेल्प करेगा ये अलग रहेगा। आप सेम चीज़ नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम ये होती है कि बिकॉज अलग करेगा तो उसके चक्कर में लोग मेडिटेट ही नहीं करते। एक ट्राई करा रहे, ये तो कुछ काम ही नहीं करता है, तो नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, तो वो या तो छोड़ देते हैं, दूसरा ट्राई करेंगे, फिर डिमोटिवेट होकर फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। वो पहले तो क्रक्स को समझ नहीं रहे। देखिए आज के समय में तो मेडिटेशन और ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम 60,000 प्लस थॉट्स से घिरे हुए हैं दिन भर में, डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। राइट। आप अपने साथ समय कहाँ निकाल पा रहे हैं? यही तो समय है मेडिटेशन, जब आप अपने अंदर झांकते हैं, एक ठहराव लाते हैं।
आप खुद देखिए, एक नॉर्मल इंसान का जीवन सुबह 7 बजे शुरू होगा, पैकिंग करेगा, नहाएगा, धोएगा, ऑफिस जाएगा, ऑफिस की चटर-पटर सुनेगा, 7 बजे घर पहुँचेगा, ट्रैफिक में 8 बजे घर आएगा, डिनर करेगा, वाइफ के साथ झगड़ा करेगा, 10 बजे सो जाएगा, उसके पास खुद के लिए समय कहाँ निकला। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल थोड़ा फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जिम 1 घंटा कर लेंगे। राइट। प्रॉब्लम ये है, विच इज़ वेरी गुड, एक तरीके से वो भी माइंडफुलनेस तरफ जाता है, लेकिन आप हर एक्सटर्नल चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन इंटरनल चीज़ के लिए टाइम नहीं नहीं निकाल है, रहे नहीं हैं। है। तो पहली चीज़ मेडिटेशन, मेरे हिसाब से, मेरे लिमिटेड अनुभव से, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लिमिटेड सबके लिए अलग अलग चीज़ काम करेगी। अब मैं अपनी जर्नी अगर थोड़ी सी हल्की सी बता दूंगा तो शायद लोगों को पता चलेगी। आइडिया आएगा। सो एक समय था जब मेरे को काफ़ी एंग्जाइटी आ गई थी। ओके ओके। अब मेरा इंटरेस्टिंग ये था कि मेरे फादर ने मुझे मेडिटेशन के तरफ बाय द व्हेन आई वाज इन क्लास 6th तभी पुश कर दिया था, 5th एंड 6th। रीज़न वो था, उनका रीज़न ये था, एक तो कंसंट्रेशन की बात तब चलती थी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पढ़ेगा सही से, और दूसरी चीज़ उनको ये भी था क्योंकि उनको थोड़ा सा, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो उनको पता था कि हेरिडिटी काफ़ी चीज़ें हो सकती है, उनका हाई बीपी था, तो उनको लगा था कि एटलीस्ट ये अभी से मैं इसको ये आदत डलाऊँ तो हाँ, वो कंट्रोल में रहेगा। विच दैट टाइम समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता था इट वाज अ साइन ऑफ गुड पेरेंटिंग। इट इज राइट एक्चुअली गुड पेरेंटिंग। बहुत सारे बच्चों को 22-23 साल तक समझ में नहीं आएगा क्यों पापा मम्मी डांटते हैं, क्यों रोकते हैं, क्यों काटते हैं। इट इज ओनली आफ्टर दैट, या स्पेसिफिकली आप जब पेरेंट्स बनोगे तब आपको रियलाइज होगा, तभी रियलाइज होता है कि होगा कि पापा राइट थे। एग्जैक्टली। तो मैंने स्कूल टाइम तक पूरा किया, लेकिन कॉलेज निकलते ही तो पर निकल आते हैं, तो और जैसे ही घर से दूर होते हैं, बोर्डिंग में जाते हैं, तो माहौल अलग होता है। तो बहुत सालों तक वो चीज़ छूट, तब शायद मेडिटेशन करने वाले को लोग पागल समझेंगे। एग्जैक्टली हॉस्टल के अंदर तब भी थोड़ा एक स्टार्टिंग एक आध महीने जैसे तैसे मैनेज किया, बट फिर वो एक बार आदत छूट गई, फिर तो वो पूरा। और जिंदगी जब नॉर्मल चलती रहती है तो कोई ध्यान भी नहीं देता उस चीज़ पे। फिर हमें याद है पोस्ट ग्रेजुएशन में एक बार हमारा एक मित्र था, तो वो योगा एंड रेकी हीलर था। ओके। एंड वो 8 वर्ष से सिखाते भी थे, मतलब वो खुद सीखे हुए सिखाते भी थे चंडीगढ़ में। तो उन्होंने कैंपस में एक बोला कि मैं 7 डेज का सेशन रख रहा हूँ, फ्री सेशन। फ्री चीज़ ज़रूर अट्रैक्ट कर लेती है, स्पेशल इंडियंस। एग्जैक्टली। तो हमें भी करी थी, और बस उनका ये था कि ये सुबह 5:30 से होगा। हमने बोला, और ठंड का मौसम, दिसंबर, ठीक है कर लेंगे, फ्री है तो करेंगे। तो हम हमेशा 10-15 मिनट आगे पीछे पहुँचते थे, बट ठीक है तब किए थे। तो उन्होंने ओम के उच्चारण हमें थोड़ा सिखाया, ओम मेडिटेशन। तो उस चीज़ को मैंने थोड़े टाइम रखा, बट अगेन वो फेड हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेडिटेशन का पावर, देखिए मेडिटेशन आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है, बट मेडिटेशन आपको प्रॉब्लम से डील करना कैसा है वो सिखा देता है। वाह। और ये मैं अपने लाइफ से एग्जांपल बताता हूँ। सो मेरा मेडिटेशन से ऑफ एंड ऑन हुआ, क्योंकि कभी मेरे को उसका एक बेनिफिट लगा, फिर मैं छोड़ दिया, फिर लगा, फिर छोड़ा, ये वाली अप एंड डाउन हुआ। अब सीन ये होता है कि आज से 3-3.5 वर्ष पहले सोशल मीडिया एक ऐसी जगत है जो बहुत केओटिक होती है। तो एक कंट्रोवर्सी हुई, आम बात है, कोई भी ऊपर जाता तो उसके साथ होता है। तो उस समय जब ये चीज़ हुई तो मैं ऑलमोस्ट 2.5 महीने तक हिला रहा। रात को एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक हो रही है, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें अंदर लेके बैठे हुए हैं, और काफ़ी मतलब क्योंकि उस समय पे अस्तित्व पे सवाल उठा दिया गया था। कैंपेन्स चल रहे थे अनफॉलो अभिषेक, तब मेरे आई थिंक 1,50,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर होंगे, अभी 3 मिलियन है, बट तब अनफॉलो अभिषेक का कैंपेन चला, ये सब बहुत फॉलोअर से ज़्यादा ये चीज़ चल रही थी कि यार सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी ऐसा क्यों, और हर चीज़ तोड़ मरोड़ के, एंड आई वाज लाइक यार क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का एलिगेशन, कोई कुछ तो भी कहानी बना के, और सब अपना अपना कर रहे हैं। तो 2-2.5 महीने मतलब एक सबसे बड़ी गलती होती है जब भी, ये मुझे लगता है, जो आजकल लोग बोलते हैं डिप्रेशन में आ गए, मेंटल इशू हो रहा है, जब भी मेंटल इशू हो रहा है अपने आप को आइसोलेट मत करो। ये गलती मैंने भी करी थी, मत करो। ओके। तब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, तब आप और अच्छे लोगों से मिलो। ज्यादातर लोग वहां से अपने आप को दूर कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। कॉन्शियसली बाहर जाओ। मेरा एक उसी समय पे IIT बॉम्बे में एक सेशन था, मेरे को बुलाया गया था, और मैं डर के जाना नहीं चाहता था कि अगर किसी ने खड़े होके कुछ बोल दिया तो। जबकि मैंने ऑर्गेनाइजर से बात करा, मैंने देखो ऐसा ऐसा हुआ है, तुम लोगों को पता चला होगा। बोले हाँ बट हम लोग तो बहुत एक्साइटेड, आप तो प्लीज़ आइए। वाह। तो मैंने तब भी हमारा मन नहीं,
तो घर की विमेन जो इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं बोले अगर आज हार मान गए तो फिर तो कभी नहीं खड़े हो पाओगे, जाना तो पड़ेगा, जाना कुछ भी हो पड़ेगा। जाओ। वाह। एयरपोर्ट पे एक आध जन ने पॉइंट करा, लेकिन वो भी आके सेल्फी खींच रहे थे। मैंने चलो ठीक है। और इंस्टीट्यूट पहुंचा तो 350 लोग 500 लोग मेरे साथ सेल्फी खींच रहे हैं, तो अच्छा भी लगा और हमने अच्छे से दिया भी, सेशन दिया भी। तब भी नहीं। फिर मैं आया और मैंने सोचा, इंट्रोस्पेक्ट किया, ये ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना हो गया है, स्लीपलेस नाइट हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, दिन में एक बार खा रहे हैं, वो भी मुश्किल से खा रहे हैं। फिर हम एक स्थिति में पहुंचे जब खुद से सोचा कि अभिषेक कुछ कमी रह रही है। तो घर की महिलाओं ने हमें भेजना शुरू किया गौतम बुद्ध के कोट्स और वीडियोस ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, जिनको मैं पहले पढ़ा हूँ बट कभी अप्लाई नहीं कर रहा पर था। शायद इस समय पे मीनिंग समझ में मीनिंग, आता है, हाँ। मीनिंग समझ में आता है। फिर पहले 2-4-5 बार आप सुनोगे पढ़ोगे तब तो पहले माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है तक कुछ और अचानक से, पर मैंने नहीं, अपने आप को पुश करते हैं, सोचे। फिर वापस हमने वही जो ओम सीखा था पोस्ट ग्रेजुएशन पे वो शुरू किया मैंने। वो फिर से काम में आया। वो आया। और अब मैंने बोला थोड़ा सा, मतलब 100% डैमेज से अभी भी हम 80% डैमेज पे हैं। अब इतने में हमें ईशा से फ़ोन आया कि आपको हम बुलाना चाहते हैं, आप आके एक्सपीरियंस कीजिए। उस मकाम पे थे कि वो लोग खुद बुलाते थे और प्लस सदगुरु से भी मिलना का आपको अवसर मिलेगा। हमने बोला कुछ नहीं तो सदगुरु जी से मिलेंगे। मैं उधर गया, उनका मेडिटेशन किया, नो डाउट अच्छा है। वहाँ पर भी फिर मैं 75% तक ही आया, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, 70%। सदगुरु को मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ये जो बोलते हैं ना कि जिन लोगों के अंदर एनलाइटनमेंट होता है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जितने सिद्ध पुरुष होते हैं, ये मेरा मानना है, उनकी आंखों में कुछ होता है। देयर इज एन ऑरा। और जब आप उनके सामने बैठेंगे, मेरे पास थे बहुत सारे सवाल, सब भूल जाते हैं। आप ऑ स्ट्रक हो जाते हैं। तो वो मैंने अपना एक पैरामीटर बना लिया सबकॉन्शियसली टू डिफाइन हु कैन बी ट्रू एंड हु कैन नॉट बी। एक वाइब आ जाती है, ठीक है। तो दैट वाज गुड, बट मे बी दैट मेडिटेशन मैं नहीं कर पाया उतने अच्छे से। मैं कोशिश करा थोड़ा कंटिन्यू करने का, वो लोग भी खुश थे, बट ठीक है। फिर मुझे आया श्री श्री रविशंकर जी के इधर से कि आप उनका एक इंटरव्यू भी लीजिए। तो मैं बोला क्या बात है। और सो आई थिंक यूनिवर्स आपको कुछ भी करते हुए ये दिशा में भेजना चाहता था। एग्जैक्टली। वाह, ग्रेट। हाँ, उसके पहले हमको उन्होंने बोला कि आप आके एक क्रिएटर्स के लिए हम कर रहे हैं स्पेसिफिक। और क्या कोइंसिडेंस है, हमने सवाल पूछा और मैं वापस बैंगलोर जाने वाला हूँ, मुझे फिर आज ही कॉल आया है उनका फॉर अ सेशन साइलेंस का। मैं वापस रिट्रीट करूंगा वहाँ पे नेक्स्ट मंथ। तो कोइंसिडेंस है, तो मैंने जस्ट वही सोचा। वेरी गुड। सो वहाँ पर उन्होंने कहा सुदर्शन क्रिया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि सुदर्शन क्रिया पता नहीं मेरे अंदर कुछ किया उसने, एंड वो 70% वाली चीज़ अचानक से 20% पे आ गई जब मैं उसको 1 महीने 1.5-2 महीने करता रहा रोज। आपको अब मैं बताता हूँ हैबिट्स का क्या कल्चर है। 40 लोग थे हमारे ग्रुप में, एक ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप पे 40 डे चैलेंज, और उसके बाद कितने लोग करेंगे वहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे लिखते रहेंगे। ठीक है, सारे क्रिएटर्स। हाँ, सारे क्रिएटर्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबसे ज़्यादा उसमें 3 क्रिएटर्स कर रहे थे इंक्लूडिंग मी। आज के समय पे उतने रेगुलर शायद सिर्फ मैं ही हूँ जो, हाँ, ऑन मिनिमम 6 days a week तो मैं करता हूँ, आज भी करके ही आया हूँ। वेरी गुड। सो डेली सुदर्शन क्रिया। हाँ, बट इसने मेरे को काफ़ी वो किया। बट अब क्या, वो एक्सप्लोर वाला मेरा वर्जन एक चालू हो गया कि अब समझना है और समझना है और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं शायद लास्ट 10-11 साल से शुरू कर चुका हूँ। थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से सीखने की हमेशा क्यूरियोसिटी हमेशा रही है। फिर ओशो आश्रम में मुझे नेपाल बुलाया गया। स्वामी जी, स्वामी आनंद अरुण जी हैं, जो 55 ईयर्स से ओशो के डिसाइपल रह चुके हैं और उनके मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हैं। राइट। तो मैंने पता किया कि सबसे ट्रू एसेंस में ओशो की लर्निंग सिर्फ अभी वहीं पे चल रही है, बाकी जगह पे थोड़ा सा मिक्स मैच है। तो वहाँ गए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, उधर होता है एक डायनेमिक मेडिटेशन। जब आपने ओशो के कुछ वीडियोस देखे होंगे मेडिटेशन के, तो देखा होगा लोग चिल्लाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। मैं एकदम पागल की तरह। इससे पहले मैं हंसता था कि ऐसा थोड़ी होता होगा, कौन चिल्लाता होगा, कौन रो रहे हैं लोग, इस तरह की वीडियोस हैं। मैंने एक रेशनल माइंड, मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करता हूँ पहले। अच्छा, मेरे को बाद में पता लगा ट्रू लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में क्वेश्चनिंग करना ज़रूरी है। आप जब तक आपको आंसर नहीं, आप तर्क करो। और इसलिए ओशो हमेशा कहते थे पहले जानो फिर मानो। एब्सोल्युटली। अब मैं 7 बजे पहुंचता हूँ डायनेमिक मेडिटेशन पे, 1 घंटे का रहता है। उसका सेकंड फेज होता है
चिल्लाना ये वो, और उसमें वो बोलते नहीं आप चिल्लाओ, जो है आपके अंदर का इमोशन आप निकालो, ठीक है। कैथारसिस निकालने हैं, राइट। और मैं रो रहा हूँ। मतलब आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जो व्यक्ति उधर पहुंचने से पहले हंसता था इस कंसेप्ट, वो खुद ऑटोमेटिकली, एंड मैं अगले 4 दिन रोने के लिए जा रहा हूँ उधर कि आई एम फीलिंग सो। मैंने ट्रेनर से पूछा भी वहाँ पे कि क्या हो गया यार, मैं रो क्यों रहा हूँ। 3rd डे पे जाके वो रोना पूरा फेड होकर मैं हंस रहा हूँ, और पागलों जैसे हंस रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बहुत बार बचपन का होगा या किसी चीज़ का, कोई चीज़ आपके अंदर दबी रह जाती है बहुत वर्षों से, जो आपको पता भी नहीं चलेगी कि आपके अंदर है। इस प्रोसेस से वो चीज़ रिलीज हुई है, कुछ लॉन्ग हेल्ड कुछ होगा। फिर मैंने बाद में थोड़ा सोचा, फिर मेरे को याद है एक 17-18 साल पहले वाली कोई एक चीज़ थी, शायद वही चीज़, फीलिंग। आई थिंक ज़्यादातर बचपन के ट्रॉमास एग्जैक्टली अंदर रहे, 18 भी नहीं, शायद वो 28 साल पुरानी थी, जो वो तब निकली। तो वो तब से, and then I felt so light, so I'm like wow, so वो वाली चीज़ हुई। और हर जगह से कुछ कुछ चीज़ें सीखने मिली। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। सो ये 1 घंटे के जब प्रोसेस होता था, तो मैंने एक दिन देखा, जब मैं उसको थोड़ा रेगुलर करा, कि एक दिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो काम नहीं हो रहा था। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो ओशो के डिसाइपल थे कि यार मेरा तो हुआ नहीं। तो मैंने आँख खोल के थोड़ा सा देखा इधर उधर, फिर मैंने किया। बोले यही गलती करी। बोले क्या? बोले कुछ भी हो जाए आप आंखें मत खोलो। बोले क्यों? बोले जब आंखें खोलते हो तो जो आपने एनर्जी एक्यूमुलेट करी होती है अच्छी, वो लीक होनी शुरू होती है। तो मैंने अच्छा, तो कुछ भी हो जाए आंखें। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें। देन मैंने हर चीज़ को साइंटिफिक वे में भी सोचा कि ये पूरे प्रोसेसेस में क्या हो रहा है। डीप ब्रीदिंग इज ऑल्सो साइंटिफिकली हेल्पिंग, सॉफ्ट ब्रीदिंग इज ऑल्सो हेल्पिंग। वहां पर आपको हो करके जंप करते हो, तो मैंने उसको एक तरीके से लगा ये तो एक तरीके से कार्डियो भी हो रहा है, तो फिजिकली मेरी पूरी बॉडी हिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसका साइंटिफिक वे में भी मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला। तो उस हिसाब से मैंने वहाँ का डायनेमिक, उधर मैंने कुंडलिनी भी करा। ये अच्छा, अब लोगों का क्या है, लोगों को फैंसी वर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं। कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो मेरा मैं ये कर लूँगा। नहीं, मेरा वो कुछ नहीं था। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस, आई एक्सपीरियंस्ड इट इन द स्पाइन वाला थिंग। बट मैंने एक और चीज़ समझ ली कि विदाउट अ गुरु अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो ये आप पे डैमेज ज़्यादा कर सकती है। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे समझ में आती है, और 3 दिन में सारी चीज़ें नहीं, आपको एक गुरु की आवश्यकता रहेगी। तो जो चीज़ आ गई है, जैसे मेरे को डायनेमिक आया और सुदर्शन क्रिया, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोस्टली मैं सुदर्शन क्रिया करता हूँ। लेकिन अ लॉट ऑफ डेज वेयर आई फील, अब क्या होता है डायनेमिक में चिल्ला चोटा, अब घर पे आप अगर करेंगे और साउंड प्रूफिंग नहीं है, जैसे मैं पहली बार जब कर रहा था और गलती फ्लैट में नीचे वाले और आजू बाजू वाले आ जाएंगे। एग्जैक्टली। अब हमारा तो सब कुछ खुद का है, बट उसमें मेरे को पता नहीं था दरवाजे के पीछे से पूरा परिवार, क्या हो गया, पागल हो गया, क्या हो गया। फिर उसका भी मैंने सोल्यूशन निकाला कि आप एक पिलो को रख सकते हो अपने पास, और उसके साथ आप उसको माउथ में रख के वो चीज़ कर सकते हो। So that won't be 100%, but it is 90%. But it is. Right. Okay, तो ये curiosity, problem, solution, ये सारे, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आपने आचार्य रजनीश जी की बात करी ओशो, तो मेरे पास लिमिटेड परसेप्शन था और स्केप्टिक था मैं धीरे 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 जैसे समझने की कोशिश करी, तो समझ में आया कि वो कुछ अलग ही है। So that was wonderful experience and thank you very much for being here and अहमदाबाद के अंदर होस्ट करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Thank you.